तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेज 241 सेक्शन 2 और फार्माकोलॉजी के ऑटोनॉमिक ड्रग्स। तो इसमें हम पढ़ते हैं कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो ये जो कोलिनोमिमेटिक एजेंट्स हैं इसमें हमें जो है वो एक्सेसरब्रेशन हो सकती है, COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, एस्थमा की, एंड पेप्टिक अल्सर्स इन द ससेप्टिबल पेशेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो जब हम कोलिनोमिमेटिक एजेंट्स देने लगेंगे तो हमें पहले देख लेना चाहिए कि कहीं पेशेंट को इन तीनों में से कोई डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि इन एजेंट से इन डिजीज़ की जो है वो एक्सेसरब्रेशन हो सकती है यानी कि एग्रावेशन हो सकती है। तो अब हम देखते हैं इसमें एक डायरेक्ट एगोनिस्ट हैं, एक इंडायरेक्ट एगोनिस्ट हैं। ठीक है, और इसमें फिर एंटी कोलिनस ट्रेस पॉइजनिंग है, लेकिन इसमें जो हम देखेंगे सब पहली कैटेगरी है डायरेक्ट एगोनिस्ट की। तो ये जो डायरेक्ट एगोनिस्ट होती हैं बिल्कुल एस्टाइकोलिन की तरह अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसमें जो एजेंट्स आते हैं वो हैं बिथानिकोल, कार्बाकोल एंड मिथाकोलिन और पीलोकार्पिन। ठीक है, डायरेक्ट एगोनिस्ट का हमने याद रखना है कि सिमिलर टू एस्टाइकोलिन। ठीक है, सिमिलर टू एस्टाइकोलिन क्योंकि ये एस्टाइकोलिन की तरह से एगोनिस्ट हैं। तो बिथानिकोल ने क्या है, इसने एक्टिवेट करना है ब्लैडर स्मूथ मसल को। ठीक है, बिथानिकोल ब्लैडर को इसने एक्टिवेट करना है रेजिस्टेंट टू एस्टाइकोलिनस ट्रेस। ठीक है, एस्टाइकोलिनस ट्रेस एक ऐसा एंजाइम होता है जो एस्टाइकोलिन को डिग्रेड कर देता है इनटू कोलिन प्लस एस्टेट पे। तो उस एंजाइम से ये रेजिस्टेंट होता है, यानी एक तरीके से ये जो डायरेक्ट एगोनिस्ट हैं ये एस्टाइकोलिन के लेवल को ज़्यादा कर रहे होते हैं। एक्ट्स ऑन दी मस्करेनिक रिसेप्टर्स, इसने मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करना है, नो निकोटीनिक एक्टिविटी। ठीक है, निकोटीनिक रिसेप्टर्स पे इसने कोई एक्ट नहीं करना। इस एप्लीकेशन है यूरिनरी रिटेंशन, जो यूरिनरी रिटेंशन हो रही होगी तो हमने ब्लैडर के स्मूथ मसल को एक्टिवेट करना है, उसके लिए हम बिथानिकोल को यूज़ कर लेते हैं। इसमें मस्करेनिक रिसेप्टर्स पर करना है, यानी कि जो ब्लैडर के ऊपर M3 रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे इसने एक्ट करना है, निकोटीनिक रिसेप्टर्स का इसका कोई काम नहीं है। कार्बाकोल कार्बन कॉपी ऑफ एस्टाइकोलिन। ठीक है, तो ये एस्टाइकोलिन की कार्बन कॉपी है, यानी बिल्कुल सेम इसका एक्शन मैकेनिज़्म जो है वो बिल्कुल सेम एस्टाइकोलिन की तरह है, बट रेजिस्टेंट टू एस्टाइकोलिनस ट्रेस। तो ये भी जो है एस्टाइकोलिनस ट्रेस के जो है वो रेजिस्टेंट है। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट्स प्यूपिल एंड रिलीव्स इंट्रा ओकुलर प्रेशर इन दी ओपन एंगल ग्लोकोमा। ठीक है, तो ये जो है ये ओपन एंगल ग्लोकोमा में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करेगा और हमें जो है वो ओपन एंगल ग्लोकोमा में हेल्प करेगा। उसके बाद है मिथाकोलिन स्टिमुलेट्स द मस्करेनिक रिसेप्टर्स इन एयरवे व्हेन इनहेल्ड। ठीक है, मिथाकोलिन जो है वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है इन एयरवे व्हेन इनहेल्ड। ठीक है, उसके बाद आता है चैलेंज टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा। ठीक है, मिथाकोलिन जो है वो एयरवे में मस्करेनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, व्हेन इनहेल्ड। तो मिथाकोलिन को जो है वो हम इनहेल्ड करते हैं और फिर ये वहाँ पे जाके हमारे एयरवे के अंदर जो जितने मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है। तो चैलेंज टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा। तो जब हम डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा कर रहे होते हैं तब हम मिथाकोलिन को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम डायग्नोस के लिए जो है वो एस्थमा के मिथाकोलिन को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है पीलोकार्पिन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है सिलरी मसल्स ऑफ आई। ठीक है, ओपन एंगल ग्लोकोमा। ठीक है, पीलोकार्पिन जो है वो ओपन एंगल ग्लोकोमा में हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलरी मसल ऑफ आई को कॉन्ट्रैक्ट करता है। प्यूपलरी स्पिंस्टर, ठीक है, प्यूपलरी स्पिंस्टर को भी ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा में भी यूज़ हो सकता है। रेजिस्टेंट टू एस्टाइकोलिनस ट्रेस। ठीक है, ये तकरीबन सारे ही रेजिस्टेंट टू एस्टाइकोलिनस ट्रेस होते हैं। कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, यानी कि ये CNS तक भी जा सकता है क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। तो इसने दो चीज़ों को है कंस्ट्रिक्ट करवाया, कॉन्ट्रैक्ट करवाया, एक सिलरी मसल ऑफ आई को जिससे इसने ओपन एंगल ग्लोकोमा को रिलीव किया, फिर इसने प्यूपलरी स्पिंस्टर को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाया, तो इसने क्लोज एंगल ग्लोकोमा में भी हेल्प की। यानी कि दोनों किस्म के ग्लोकोमा में अगर हमें कोई ड्रग यूज़ करना हो तो वो पीलोकार्पिन है। रेजिस्टेंट टू एस्टाइकोलिनस ट्रेस है, लेकिन इसका जो एक तरह से ये साइड इफ़ेक्ट है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ स्वेट, टीयर्स एंड सलाइवा। ठीक है, जितने भी ये वाटरी चीज़ें हैं, स्वेट, टीयर, सलाइवा, उनका ये स्टिमुलेटर है। ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लोकोमा और ज़ीरोस्टोमिया में हम इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ज़ीरोस्टोमिया जो है वो ड्राइनेस हो जाती है।
तो ड्राइनेस में यानी कि हमें जब क्योंकि ये स्वेट टीयर सलाइवा का पोटेंट स्टिमुलेटर है, इसलिए ड्राइनेस के दौरान हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ज़ीरोस्टोमिया जो ड्राइनेस है वो सजोग्रेन सिंड्रोम में हो रही होती है। इंडायरेक्ट एगोनिस्ट, ठीक है, ये एंटीकोलिनेस्ट्रेस है, ठीक है, यानी कि इन्होंने उस एंजाइम को जो है वो इनहिबिट कर देना है जिसने एस्टाइकोलिन को डिग्रेड करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने एस्टाइकोलिन के लेवल को ज़्यादा कर देना है। तो इसमें जो आ रहे हैं वो है डोनेपेजिल, रिवास्टिगमाइन और गलेंटामीन। इन्होंने क्या किया, एस्टाइकोलिन के लेवल को इंक्रीज़ कर दिया। फर्स्ट लाइन फॉर दी अल्जीमर डिजीज़, ठीक है। तो अल्जीमर डिजीज़ के लिए हम ये तीनों को यूज़ करते हैं। ये चीज़ हमने न्यूरोलॉजी वाले पार्ट में भी पढ़ी। उसके बाद आता है एड्रोफोनियम, ठीक है। एड्रोफोनियम भी एस्टाइकोलिन को ज़्यादा कर देता है। हिस्टोरिकली यूज टू डायग्नोस मियासीनिया ग्रेविस, ठीक है। एड्रोफोनियम को हम पहले डायग्नोसिस ऑफ मियासीनिया ग्रेविस में यूज़ कर लेते थे। रिप्लेस्ड बाय द एंटीकोलिनस एस्टाइकोलिन रिसेप्टर AB, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंटी एस्टाइकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। तो पहले तो हम डायग्नोस करते थे मियासीनिया ग्रेविस को एड्रोफोनियम की हेल्प से, पर अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया है और अब हम यूज़ करते हैं एंटी एस्टाइकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। एंटी एस्टाइकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट। उसके बाद है नियोस्टिगमाइन। नियोस्टिगमाइन ने भी एस्टाइकोलिन के लेवल को ज़्यादा करना है। नियो CNS इज इक्वल टू नो CNS पेनेट्रेशन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो जो नियोस्टिगमाइन है वो CNS में नहीं जाता क्योंकि इसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। नियो CNS का मतलब है नो CNS। पोस्ट ऑपरेटिव एंड न्यूरोजेनिक आइलियस एंड यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। तो ये जो है ये आइलियस करवाता है, न्यूरोजेनिक आइलियस और पोस्ट ऑपरेटिव आइलियस एंड यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। मियास्थीनिया ग्रेविस करवा सकता है। इन चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव और न्यूरोजेनिक आइलियस में यूज़ करते हैं। यूरिनरी रिटेंशन में हम इसको यूज़ करते हैं। मियास्थीनिया ग्रेविस में यूज़ करते हैं। रिवर्सल ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक जंक्शन ब्लॉकेड, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव जब हम ऑपरेशन कर लें तो उसके बाद हमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेड का जो है वो रिवर्सल करना होता है, तो हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। मियास्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज़ करते हैं और इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन में हम इसको यूज़ करते हैं। न्यूरोजेनिक आइलियस में भी यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली तो हम नियोस्टिगमाइन को वैसे ही यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है पायरिडोस्टिगमाइन। पायरिडोस्टिगमाइन, अब यहाँ पे जो माइन वाले हैं वो नियोस्टिगमाइन है, एक पायरिडोस्टिगमाइन है और फाइजोस्टिगमाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थोड़े से यूनिक है वो पहले वाले हैं डोनेपेजिल, रिवास्टिगमाइन और गलेंटामीन, ठीक है। इनके एंड में भी मीन आ रहा है, ये रिवास्टिगमाइन और गलेंटामीन MINE इनके एंड में भी आ रहा है, लेकिन ये तीनों के नाम हमें वैसे ही याद रख लेने हैं क्योंकि ये अल्जीमर्स डिजीज़ की फ़र्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है और ये चीज़ MCQ से जो है वो बहुत दफ़ा पूछी जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे है एड्रोफोनियम, ठीक है। एड्रोफोनियम थोड़ा सा डिफरेंट नेम है, ठीक है। ये भी हमें याद रहेगा क्योंकि ये मियास्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं, तो ये इस वजह से भी हमें याद रहेगा। अब जो रह गए हैं वो है नियोस्टिगमाइन, फाइजोस्टिगमाइन और पायरिडोस्टिगमाइन है। तो इनको हमने स्पेसिफिकली अलग-अलग याद रखना है। पायरिडोस्टिगमाइन ने भी एस्टाइकोलिन के लेवल को ज़्यादा करना है, इसने मसल स्ट्रेंथ को भी ज़्यादा करना है। डज नॉट पेनेट्रेट CNS, ठीक है। तो नियोस्टिगमाइन ने भी CNS को पेनेट्रेट नहीं करना, पायरिडोस्टिगमाइन ने भी CNS को पेनेट्रेट नहीं करना और मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देना है। पायरिडोस्टिगमाइन भी मियास्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, लॉन्ग एक्टिंग है यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। यूज विद द ग्लाइकोपायरोलेट, हायोसियामीन और प्रोपेंथिलीन टू कंट्रोल पायरिडोस्टिगमाइन एडवर्स इफेक्ट्स है। पायरिडोस्टिगमाइन के बहुत से जो हैं वो एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको ग्लाइकोपायरोलेट के साथ या हायोसियामीन के साथ या प्रोपेंथिलीन के साथ यूज़ कर लेना है, ठीक है। ग्लाइकोपायरोलेट, हायोसियामीन और प्रोपेंथिलीन के साथ हमने इसको यूज़ करना है ताकि हम इसके एडवर्स इफेक्ट से बच सकें। फाइजोस्टिगमाइन ने भी एस्टाइकोलिन के लेवल ज़्यादा करना है। फ्रीली क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर एज नॉट चार्ज्ड, तो ये जा सकता है CNS में। फाइजोस्टिगमाइन फ्रीली क्रॉसेस, ठीक है। तो पहले जो माइन वाले हैं वो CNS को क्रॉस नहीं करते, लेकिन ये जो फाइजोस्टिगमाइन है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है क्योंकि ये चार्ज्ड नहीं होता। एंटीडोट फॉर द एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी,
अगर एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी हो जाए तब हम इसका यूज़ करते हैं। फाइजोस्टिगमाइन फाइक्सिस एट्रोपिन ओवरडोज, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी के दौरान हम फाइजोस्टिगमाइन को देंगे। जैसे अगर किसी ने एट्रोपिन बहुत ज़्यादा ले लिया है तो फाइजोस्टिगमाइन हम ले सकते हैं। उसके बाद आती है एंटीकोलिनस्ट्रेस पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़े हैं अभी ऊपर जो इंटरेक्ट एगोनिस्ट हैं ये एंटीकोलिनस्ट्रेसेस ही हैं। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइजनिंग इनकी हमने देखनी है। ऑफन ड्यू टू दी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पैराथियोन डेट रिवर्सिबली इनहिबिट्स एस्ट्राइकोलिनस्ट्रेस, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एक ऐसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो इरिवर्सिबली एस्ट्राइकोलिनस्ट्रेस को इनहिबिट कर देते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कॉमनली यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। तो ये जो है ये इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे हम यूज़ करते हैं। पॉइजनिंग यूजली सीन इन फार्मर्स, इसलिए इनकी जो पॉइजनिंग है वो हमें फार्मर्स में देखने को मिलती है, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं वो फार्मर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक है, और ये एस्ट्राइकोलिन को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। इसमें मस्करेनिक इफेक्ट्स, ठीक है, अगर इनकी पॉइजनिंग कर लेते हैं एंटीकोलिनस्ट्रेसेस की तो क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। मस्करेनिक इफेक्ट्स आएंगे, निकोटिनिक इफेक्ट्स आएंगे और सीएनएस इफेक्ट्स आएंगे। तो मस्करेनिक इफेक्ट्स को हम याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डम्प बेल्स, ठीक है, डम्प बेल्स, ठीक है। तो इसमें 2 बी हैं और 2 एस हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 बी और 2 एस हैं जबकि एल 2 नहीं है। हालांकि बेल के स्पेलिंग में जो है वो 2 दफ़ा एल आता है लेकिन एस 2 दफ़ा है। तो हमने इसको ऐसे ही याद रख लेना है। डायरिया है, यूरिनेशन है, मायोसिस है, ब्रोंकोस्पैज़म है, ब्रेडिकार्डिया, ईमिसिस, ठीक है, लैक्रीमेशन, स्वेटिंग और सैलिवेशन। रिवर्स्ड बाय द एट्रोपिन, ठीक है। अब ये जो एंटीकोलिनस्ट्रेस की पॉइजनिंग है इसको हम रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एट्रोपिन, अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, जो कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। एट्रोपिन कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर टू रिलीव द सीएनएस सिम्टम्स, ठीक है। अब हमने देखा कि जब एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो रही होती है तब हम फाइजोस्टिगमाइन दे रहे होते हैं, लेकिन जब एंटीकोलिनस्ट्रेसेस की ही पॉइजनिंग हो रही होती है तो हम एट्रोपिन दे रहे होते हैं। अब मस्करेनिक इफेक्ट्स अगर हो रहे हैं डम्पवेल वाले तो हमने एट्रोपिन दे देना है। और एट्रोपिन जो है वो सीएनएस सिम्टम्स को भी रिलीव कर सकता है क्योंकि ये आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेता है। निकोटिनिक इफेक्ट्स जो है उसमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड है। मैकेनिज्म सिमिलर टू द सकिनाइल कोलिन है, ठीक है। तो सकिनाइल कोलिन जो है वो भी हम प्री ऑपरेटिवली यूज़ करते हैं ताकि हम मसल्स वगैरह को जो है वो पैरालाइज कर लें ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो इसका जो मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल सिमिलर टू सकिनाइल कोलिन है। रिवर्स्ड बाय द प्रेलिडॉक्सिन, निकोटिनिक इफेक्ट्स को हमने जो है वो रिवर्स करना है प्रेलिडॉक्सिन से। रीजनरेट्स एस्ट्राइकोलिनस्ट्रेस, जो कि एस्ट्राइकोलिनस्ट्रेस को रीजनरेट कर देगा, यानी इस एंजाइम को वो दोबारा से रीजनरेट करेगा वाया डीफॉस्फोराइलेशन इफ गिवन अर्ली, ठीक है। प्रेलिडॉक्सामीन जो है वो एस्ट्राइकोलिनस्ट्रेस को दोबारा से रीजनरेट कर देता है, ठीक है, वाया डीफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन वाले प्रोसीजर से इफ़ गिवन अर्ली, अगर हम जल्दी दे दें, ठीक है। प्रेलिडॉक्सामीन डज नॉट रेडली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, लेकिन यह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। सीएनएस इफेक्ट्स जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, लेथर्जी, सीजर्स एंड कोमा, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, वैसे तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, ठीक है, लेकिन ये सीएनएस के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसकी डिप्रेशन हो रही होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन लिखा है। लेथर्जी है, सीजर्स हैं, कोमा। उसके बाद आते हैं द मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। मस्करेनिक एंटागोनिस्ट में आते हैं एट्रोपिन, होमाट्रोपिन और ट्रोपिकामाइड, ठीक है। फिर बेंजट्रोपिन है, ट्राईहेक्सीफेनिडिल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये डिफरेंट जो हैं वो दिए हुए हैं मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। और मस्करेनिक एंटागोनिस्ट की ऑर्गन सिस्टम्स आगे बताए हुए हैं, फिर इनकी एप्लीकेशंस बताई हुई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एट्रोपिन, होमाट्रोपिन एंड द ट्रोपिकामाइड, इन्होंने एक्ट करना है आई पे और एप्लीकेशन है प्रोड्यूसेस माइड्रियसिस एंड साइक्लोप्लीजिया, ठीक है। माइड्रियसिस और साइक्लोप्लीजिया आई में करवाएंगे। बेंजट्रोपिन और ट्राईहेक्सीफेनिडिल, ठीक है। बेंजट्रोपिन और ट्राईहेक्सीफेनिडिल ने सीएनएस इफेक्ट करना है और इन्होंने पार्किंसन डिजीज़ करवानी है और एक्यूट डिस्टोनिया एप्लीकेशंस, ठीक है। हमने इनको यूज़ करना है एक तो पार्किंसन डिजीज़ में और एक्यूट डिस्टोनिया में को यूज़ करते हैं। ग्लाइकोपाइरोलेट हमने पहले भी पढ़ा था,
तो ये हमने पढ़ा था कि हम फाइजोस्टिगमाइन के साथ देते हैं, नहीं पायरिडोस्टिगमाइन के साथ देते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा पायरिडोस्टिगमाइन, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि यूज विद ग्लाइकोपायरोलेट हियोसियामीन और प्रोपेंथिलीन के साथ देते हैं ताकि हम पायरिडोस्टिगमाइन के एडवर्स इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पे है कि बेंजट्रोपिन और ग्लाइकोपायरोलेट हम पढ़ रहे थे। ग्लाइकोपायरोलेट का ऑर्गन सिस्टम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी। पेरेंट्रल, ठीक है, कि हम इसको पेरेंट्रल रूट से देंगे तो प्री ऑपरेटिव यूज टू रिड्यूस एयरवे सेक्रीजन्स, ठीक है, हम प्री ऑपरेटिवली इसको देंगे टू रिड्यूस एयरवे सेक्रीजन्स, और ओरली हम इसको देंगे रिड्यूसेस ड्रूलिंग एंड द पेप्टिक अल्सर, ठीक है, ओरली इसने ड्रूलिंग और पेप्टिक अल्सर्स को रिड्यूस करना है, ठीक है, और पेरेंट्रली देंगे तो इसने एयरवे की सेक्रीजन्स को रिड्यूस करना है। हियोसियामीन और डाईसाइक्लोमीन, ठीक है, हायोसियामीन भी हमने पढ़ा था कि हम पायरिडोस्टिगमाइन के साथ दे देते हैं, पर यहाँ पे हायोसियामीन के साथ दिया हुआ एक और जो है डाईसाइक्लोमीन, ये भी हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यूज़ करते हैं। ये एंटीस्पास्मोडिक फॉर द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में हम इसको यूज़ करते हैं। इपराट्रोपियम और टायोट्रोपियम, ठीक है, रेस्पिरेटरी में हम यूज़ करते हैं। COPD में, एस्थमा में ड्यूरेशन जो है वो टायोट्रोपियम की इपराट्रोपियम से ज़्यादा है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, T से टाइम और टायोट्रोपियम भी T से, तो टायोट्रोपियम की ड्यूरेशन जो है वो इपराट्रोपियम से ज़्यादा है। उसके बाद है सॉफ्ट सोलिफिनेसन, ऑक्सीब्यूटिनिन, फ्लेवोक्सेट और टोलटेरोडीन, ठीक है, तो टोलटेरोडीन, फ्लेवोक्सेट, इनका एक्शन जो है वो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम पर है। इन्होंने रिड्यूस करनी है ब्लैडर स्पैजम्स एंड दी अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ओवर एक्टिव ब्लैडर, ठीक है, इन्होंने जो है वो ब्लैडर स्पैजम्स को, यानी कि इनका जो काम है वो ब्लैडर के साथ है सारा, ब्लैडर के स्पैजम्स को रिड्यूस कर देंगे, अर्ज इनकॉन्टिनेंस को जो है वो रिड्यूस करते हैं, ठीक है, ओवर एक्टिव ब्लैडर को, यानी ये जो है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। मेक ब्लैडर सॉफ्ट, ठीक है, उसके बाद आता है स्कोपोलामीन ने CNS पे एक्ट करना है और मोशन सिकनेस में हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, स्कोपोलामीन, ठीक है, CNS पे इसने एक्ट करना है और मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए हम स्कोपोलामीन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एट्रोपिन, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है, जो एट्रोपिन है वो है मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, जैसे हमने पहले भी पढ़ा। यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा है एट्रोपिन को, होमोट्रोपिन और ट्रोपिकामाइड, तो यहाँ पे एट्रोपिन को थोड़ा सा और डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है। ये मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है, यूज टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया एंड फॉर दी ऑफ्थेल्मिक एप्लीकेशंस, ठीक है, ऑफ्थेल्मिक एप्लीकेशन हमने इसकी पढ़ ली, हमने देखा ये आई पे एक्ट कर रहा होता है, और ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसके जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम पे एक्ट करता है। आई जो है वो इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, आई पे सबसे ज़्यादा एक्ट कर रहा होता है, फिर एयरवे है, फिर स्टमक भी है, गट भी है, ब्लैडर भी है, ठीक है। आई पे इसने प्यूपिल डायलेशन को इंक्रीज़ करना है, साइक्लोप्लीजिया करवाना है, ठीक है। एयरवे में इसने ब्रोंको डायलेशन करवानी है और सेक्रीजन्स को डिक्रीज़ करवाना है, ठीक है, ब्रोंको डायलेशन करवानी है और सेक्रीजन्स को डिक्रीज़ करवाना है, और इसने स्टमक में एसिड की सेक्रीजन डिक्रीज़ करवानी है, गट में इसने मोटिलिटी डिक्रीज़ करवानी है, और ब्लैडर में इसने अर्जेंसी को डिक्रीज़ करवाना है। सिस्टाइटिस में जो अर्जेंसी हो रही होती है उसको ब्लैडर में इसने एक्ट करके डिक्रीज़ करवाना है। ब्लॉक्स मस्करेनिक इफेक्ट्स, इसने सारे मस्करेनिक इफेक्ट्स जो हैं जो हमने डम्प बेल्स के नाम से पढ़े थे वो सारे इसने ब्लॉक कर देने हैं ऑफ दी एंटीकोजेनस ट्रेसेस बट नॉट द निकोटिनिक इफेक्ट्स। निकोटिनिक इफेक्ट्स में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट वाले इफेक्ट्स हो रहे थे तो वो इसने ब्लॉक नहीं करने, पर मस्करेनिक इफेक्ट्स इसने ब्लॉक कर देने हैं, ठीक है। निकोटिनिक इफेक्ट्स लिए हमने पढ़ा था कि हम प्रेलिडॉक्सामीन देते हैं, और उसके बाद हम पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स इसके ये हैं कि ये बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू डिक्रीज स्वेटिंग, इसने स्वेटिंग को डिक्रीज़ कर देना है तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट रेट इसने इंक्रीज़ करना है, ड्राई माउथ है, ड्राई फ्लश्ड स्किन है, साइक्लोप्लीजिया, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, डिसओरिएंटेशन, कैन कॉज एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लोकोमा इन ओल्डर अडल्ट्स, ठीक है, ये एक्यूट एंगल क्लियर ग्लोकोमा करवा सकता है ओल्डर अडल्ट्स में ड्यू टू माइड्रियसिस, यूरिनरी रिटेंशन इन मैन विद द प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया एंड हाइपरथर्मिया इन इन्फेंट्स। एडवर्स इफेक्ट्स, हॉट ऐसा हेयर, फास्ट ऐसा फिडल, ठीक है, हार्ट रेट को इसने इंक्रीज़ कर देना है, फास्ट कर देना है, ठीक है, तो फास्ट ऐसा फिडल,
ड्राई ऐसा बोन है क्योंकि इसने ड्राई माउथ करवाना है, ड्राई फ्लैट स्किन करवा देनी है। रेड ऐसा बीट, ठीक है, डिसओरिएंटेशन करवानी है। ब्लाइंड ऐसा बैट, ठीक है, क्योंकि इसने एंगल क्लियर ग्लोकोमा करवा देना है। मैड ऐसा हैटर, ठीक है, मैड ऐसा हैटर ये तो नहीं मुझे समझ में आया, शायद ये डिसओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फुल ऐसा फ्लास्क, यूरिनरी रिटेंशन के लिए फुल ऐसा फ्लास्क है। जिम्सोन वीड डटूरा, ठीक है, गार्डनर्स प्यूपिल माइड्रेसेस, ठीक है। तो एक जिम्सोन वीड होती है, जिम्सोन वीड कहते हैं दातूरा को, ठीक है, दातूरा को कहते हैं जिम्सोन वीड, ठीक है। ये गार्डनर्स प्यूपिल, ठीक है, गार्डनर्स प्यूपिल में माइड्रेसेस करवाती है, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स हो गए और हमने देखा कि किस तरह से ये मस्कुलिनिक इफेक्ट्स को और एंटीकोजेनस स्ट्रेसेस को ब्लॉक करता है। इसके बाद आती हैं सिम्पैथोमिमेटिक्स, ठीक है, सिम्पैथोमिमेटिक्स। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये सिम्पैथोमिमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें जो है वो डायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं और इसमें इनडायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक्स को, ठीक है। डायरेक्ट वालों में आते हैं एल्बुटारॉल, साल्बिटारॉल और टर्बुटालिन। डोबुटामीन है, डोपामीन है, एपिनेफ्रीन भी इसी में आता है, फिनोल्डोपाम है, फिर आइसोप्रोटेरेनॉल है, मिडोडरीन है, मीराबिग्रॉन है, ठीक है, और नोर एपिनेफ्रीन है, फिनाइलफ्रीन है, ठीक है। यानी एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन, फिनाइलफ्रीन, ठीक है, सारे इसी में आते हैं। आइसोप्रोटेरेनॉल इसमें आता है, मिडोडरीन है, मीराबिग्रॉन एम वाले भी इसी में आ रहे हैं, और डोपामीन भी इसी में है, डोबुटामीन भी इसी में है, और जो एल्तमा में हम यूज़ करते हैं एल्बुटारॉल, साल्बिटारॉल और टर्बुटालिन वो भी इसी में है। तो ये वो हैं जिन्होंने जो है वो ये बीटा रिसेप्टर्स पे, अल्फ़ा रिसेप्टर्स और डोपामीन के रिसेप्टर्स में इन्होंने एक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ अल्फ़ा, बीटा और डोपामीन रिसेप्टर्स पे ही एक्ट करना है सिर्फ, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो सी एल्बुटारॉल और साल्बिटारॉल और टर्बुटालिन है, इन्होंने बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करना होता है मोर देन देयर इफेक्ट ऑन द बीटा 1, ठीक है। बीटा 2 पे इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑन बीटा 1, ठीक है। इन्होंने हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना है, लिटल इफेक्ट, ठीक है। हार्ट रेट को इन्होंने इंक्रीज़ कर देना है। एल्बुटारॉल फॉर द एक्यूट एस्थमा एंड द COPD, ठीक है, एल्बुटारॉल को हमने यूज़ करना है एक्यूट एस्थमा में और COPD में। साल्बिटारॉल को हम यूज़ करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा एंड द COPD। टर्बुटालिन को हम यूज़ करते हैं फॉर द एक्यूट ब्रोंकोस्पेज़म इन एस्थमा एंड द टोकोलाइसिस, ठीक है। टर्बुटालिन को हम यूज़ करते हैं एक्यूट ब्रोंकोस्पेज़म इन एस्थमा एंड टोकोलाइसिस, ठीक है। टोकोलाइसिस देख लेते हैं क्या होती है। वैसे इसको हम एस्थमा में ब्रोंकोस्पेज़म की ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर रहे हैं। टोकोलिटिक मेडिकेशन है। टोकोलाइसिस इज़ एन ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर टू प्रोलॉन्ग गेस्टेशन इन पेशेंट्स, ठीक है। गेस्टेशन को प्रोलॉन्ग करने के लिए यानी प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करने के लिए ये वाली हम मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। सम ऑफ विच आर एक्सपीरियंसेस प्रीटर्म लेबर, ठीक है। जब पेशेंट्स जो है वो प्रीटर्म लेबर एक्सपीरियंस कर रहे हों, दिस इज़ अचीव्ड थ्रू वेरियस मेडिकेशन दैट वर्क टू इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो हम ये जो मेडिकेशन यूज़ करते हैं ये असल में हमारे यूट्राइन के यानी यूट्रस के स्मूथ मसल को स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शंस को इनहिबिट कर रही होती हैं। तो टोकोलाइसिस में हम टर्बुटालिन को यूज़ कर रहे होते हैं और इसके अलावा हम एक्यूट ब्रोंकोस्पेज़म में भी यूज़ कर रहे होते हैं इन द एस्थमा पेशेंट्स। तो उसके बाद है डोबुटामीन, ठीक है। डोबुटामीन जो है वो बीटा 1 पे इफेक्ट करता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द बीटा 2 एंड दी अल्फ़ा, ठीक है। तो इसने जो है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करना है या फिर इसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा। हार्ट रेट को इसने इंक्रीज़ करना है और कार्डिक आउटपुट को भी इसने इंक्रीज़ करना है। कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करना है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करना है या फिर नो इफेक्ट। कार्डिक स्ट्रेस टेस्टिंग में हम इसको यूज़ कर लेते हैं एक्यूट डीकम्पोजिटेड हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं विद द कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। डीकम्पोजिटेड हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं विद द कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। आइनोट्रॉप, क्योंकि ये एक आइनोट्रॉप भी है क्योंकि ये हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को और कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है डोपामीन। डोपामीन जो है वो D1 = D2 यानी कि डोपामीन के दोनों रिसेप्टर्स पे डोपामीन जो है वो
इक्वली अफेक्ट करेगा, फिर उसके बाद बीटा पे अफेक्ट करेगा, फिर इसका सबसे कम अफेक्ट जो है वो अल्फ़ा पर होगा। इसने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना है जब हम इसे हाई डोज में देंगे। हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट को भी इसने इंक्रीज़ करना है, सेम एज डोबूटामीन। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया में, शॉक में, और आइनोट्रोपी के अंदर क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स द लोअर डोजेज। ठीक है, अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया में यूज़ करते हैं, शॉक में यूज़ करते हैं, आइनोट्रोपी के अंदर क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स द लोअर डोजेज। ठीक है, इसके जो लोअर डोजेज में इसके आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वाया द बीटा इफेक्ट्स। ठीक है, और ये अपने बीटा रिसेप्टर के थ्रू ये वाले इफेक्ट्स कर रहा होता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन एट द हायर डोजेज वाया अल्फा इफेक्ट्स। ठीक है, अगर हम इसको हायर डोजेस में देने लगेंगे तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाने लगेगा और ये अल्फा रिसेप्टर्स के थ्रू इसका ये वाला काम हो रहा होगा। यानी आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक वाली प्रॉपर्टीज़ इसके पास बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करने की वजह से है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन वाली प्रॉपर्टी इसके पास अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट करने की वजह से है। एपिनेफ्रीन को देखते हैं तो एपिनेफ्रीन ने बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करना है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दी अल्फ़ा। इन्होंने भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना है हाई डोज, और हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ कर देनी है। ठीक है, इसका सेम एज डोपामीन है। इसको हम यूज़ करते हैं एनाफाइलैक्सिस में, एस्थमा में, शॉक में, ओपन एंगल ग्लोकोमा। अल्फा इफेक्ट्स प्रीडोमिनेट एट हाई डोजेज। स्ट्रॉन्गर इफेक्ट्स एट द बीटा टू रिसेप्टर दैन नॉन एपिनेफ्रीन। ठीक है, अल्फा इफेक्ट्स प्रीडोमिनेट एट हाई डोजेज। ठीक है, एनाफाइलैक्सिस में यूज़ करते हैं एस्थमा में, शॉक में, ओपन एंगल ग्लोकोमा में। ठीक है, तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो एमरजेंसी वाली लग रही हैं। उसके बाद आता है अल्फा इफेक्ट्स प्रीडोमिनेटेड हाई डोजेज। ठीक है, जब हम इसको हाई डोजेस में देंगे तो जैसे डोपामीन की जो हाई डोजेस में जो है वो अल्फा रिसेप्टर्स वाली वर्किंग ज़्यादा हो रही थी, एपिनेफ्रीन में भी सेम इसी तरह से है कि अल्फा रिसेप्टर्स वाली वर्किंग ज़्यादा होने लगेगी जब हम इसको हाई डोजेस में देंगे। स्ट्रॉन्गर इफेक्ट द बीटा टू रिसेप्टर द नॉर एपिनेफ्रीन, और बीटा टू रिसेप्टर्स में जो इनका एक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा एज़ कम्पेयर टू द एक्शन ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन। नॉर एपिनेफ्रीन को भी हम पढ़ेंगे आगे, तो उससे ज़्यादा इसका अफेक्ट हो रहा होता है बीटा टू रिसेप्टर्स पे। उसके बाद है फिनोल्डोपाम। फिनोल्डोपाम ने ऐड करना है D1 रिसेप्टर डोपामीन के। इसने ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करना है यानी वेजोडाइलेशन, हार्ट रेट इंक्रीज़ करना है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करनी है। इसको हम यूज़ करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में, वेजोडाइलेटर है, कोरोनरी पेरिफेरल रीनल एंड सप्लेंजिंग, प्रमोट्स नाइट्रियोरेसिस। ठीक है, यानी सोडियम का रिमूवल भी करवाएगा। कैन कोज हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, फ्लशिंग एंड हेडेक। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन, जब हाइपरटेंशन हो रही होगी तब हमने फिनोल्डोपाम को दे देना है, क्योंकि ये एक वेजोडाइलेटर है तो इस वजह से ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर देगा। और नाइट्रियोरेसिस भी करवा रहा होता है जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उससे भी ब्लड प्रेशर कम हो रहा होगा। कैन कोज हाइपोटेंशन, अब ये एडवर्स इफेक्ट्स इसके ये हैं कि अगर हम ज़्यादा इसको दे देंगे तो फिर जाहिर है कि ये जो है वो हाइपोटेंशन करवाने लगेगा, टैकीकार्डिया करवा देगा, फ्लशिंग और हेडेक। आइसोप्रोटेरेनॉल, आइसोप्रोटेरेनॉल, आइसो का मतलब होता है इक्वल, तो इसका जो इफेक्ट है वो भी β1 इज़ इक्वल टू β2 है, यानी कि इसने β1 और β2 दोनों पे इक्वली इफेक्ट कर देना है। इसने ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करना है, वेजोडाइलेशन, हार्ट रेट इंक्रीज़ और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़, सेम एज फिनोल्डोपाम। ठीक है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक एवेलुएशन ऑफ टैकी एरिथमियाज। ठीक है, तो हम क्या है जो टैकी एरिथमियाज होते हैं उनके एवेलुएशन के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। कैन वर्जन इस्कीमिया, लेकिन इस्कीमिया को ये वर्जन कर सकता है। हैज़ नेग्लिजिबल अल्फा फैक्टर, इसके अल्फा फैक्ट हमने इसमें वैसे भी पढ़ लिया कि इसका इफेक्ट ज़्यादातर बीटा में ही है, अल्फा में इसके इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होते हैं। मिडोड्रीन है, ठीक है, मिडोड्रीन जो है वो अल्फा 1 पे एक्ट करता है। ठीक है, इसने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना है क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, हार्ट रेट को इसने डिक्रीज़ कर देना है, और कार्डिक आउटपुट को या तो डिक्रीज़ करना है या फिर नो अफेक्ट है। ऑटोनॉमिक इंसफिशेंसी एंड द पोस्चरल हाइपोटेंशन है। ठीक है, हाइपोटेंशन में हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाता है, तो हम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मे एक्सरसेबरेट सुपाइन हाइपरटेंशन है, लेकिन हो सकता है कि ये सुपाइन हाइपरटेंशन को एक्सरसेबरेट कर दे। ठीक है, तो ये इसका एक तरह से एडवर्स इफेक्ट है। मीराबिग्रॉन, मीराबिग्रॉन जो है वो β3 रिसेप्टर पे एक्ट करता है। ठीक है, और β3 रिसेप्टर्स हमें पता है कि हमने ब्लैडर पे पढ़े थे, ये ब्लैडर के टेट्रूसर मसल पे लगे होते हैं। यूरिनरी अर्जेंसी और इनकॉन्टिनेंस और ओवर एक्टिव ब्लैडर। ठीक है, तो यहाँ से हमें याद आ जाएगा
कि ये जो बीटा 3 रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि ये ब्लैडर में मौजूद होते हैं, तो इस वजह से ये यूरिनरी अर्जेंसी में, इनकॉन्टीनेंस में और ओवर एक्टिव ब्लैडर में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है नोरेपिनेफ्रीन। ठीक है, नोरेपिनेफ्रीन सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है अल्फ़ा 1 पे, फिर अल्फ़ा 2 और फिर बीटा 1। तो हमने पढ़ा था कि एपिनेफ्रीन का बीटा 2 रिसेप्टर पे जो एक्शन होता है वो नोरेपिनेफ्रीन से ज़्यादा होता है। अब हम नोरेपिनेफ्रीन के जो रिसेप्टर्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे बीटा 2 का नाम ही नहीं है, इसका मतलब कि नोरेपिनेफ्रीन का बीटा 2 रिसेप्टर पे बहुत ही नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। अच्छा, तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 पे सबसे ज़्यादा है, फिर अल्फ़ा 2 पे है, फिर बीटा 1 पे है। इन्होंने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना है, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करना है, मे हैव माइनर रिफ्लेक्सिव चेंज इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू द अल्फा 1 एगोनिज्म आउटवेजिंग डायरेक्ट बीटा 1 क्रोनोट्रोपिक फैक्टर। ठीक है, और इन्हें हम यूज़ करते हैं हाइपोटेंशन और सेप्टिक शॉक में। और इन्होंने कार्डिक आउटपुट को जो है वो इंक्रीज़ करना है या फिर नो फैक्टर। ठीक है, तो इनकी 3 चीज़ें हैं, एक तो इन्होंने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना है, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करना है या फिर नो फैक्टर, और कार्डिक आउटपुट को भी डिक्रीज़ करना है या फिर नो फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ होगा या फिर नो फैक्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है मे हैव माइनर रिफ्लेक्सिव चेंज इन रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे है कि हार्ट रेट में जो है वो चेंज आ सकता है, माइनर चेंज, और वो इसलिए आ सकता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि नोरेपिनेफ्रीन जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवा रहा है। और ये ब्लड प्रेशर ये इंक्रीज़ करवा रहा होता है ड्यू टू दी अल्फ़ा 1 एगोनिज़म। तो अगर अल्फ़ा 1 एगोनिज़म की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और ये वाले इफ़ेक्ट ने जो है वो बीटा 1 क्रोनोट्रोपिक इफ़ेक्ट को आउटवेट कर दिया, यानी उससे आगे निकल गया है, तो हो सकता है कि जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ हो जाए रिफ्लेक्सिवली। ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो हो सकता है कि हार्ट रेट भी इंक्रीज़ कर जाए थोड़ा सा, और उसकी वजह ये है कि अल्फ़ा 1 एगोनिज़म जो है वो बीटा 1 क्रोनोट्रोपिक इफ़ेक्ट को आउटवेट कर दे। उसके बाद आता है फिनाइलनेफ्रीन। ठीक है, फिनाइलनेफ्रीन जो है वो अल्फ़ा 1 पे एक्ट करता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दी अल्फ़ा 2। ठीक है, फिनाइलनेफ्रीन अल्फ़ा 1 पे ज़्यादा करेगा एज़ कम्पेयर टू दी अल्फ़ा 2। इसने जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाना है वेज़ोकंस्ट्रिक्शन के थ्रू, और हार्ट रेट को इसने डिक्रीज़ करवाना है, कार्डिक आउटपुट को इसने डिक्रीज़ करवाना है या फिर नो इफेक्ट। ठीक है, तो ये यूज़ होता है हाइपोटेंशन में। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करवा रहा है। अक्यूलर प्रोसीजर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, माइड्रियाटिक, ठीक है, और राइनाइटिस। ठीक है, राइनाइटिस में हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये डीकंजेस्टेंट है, और इस्केमिक प्रायापिज्म में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इंटरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक्स, इंटरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक्स में आते हैं एक एम्फिटामिन, कोकेन और एफेड्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एम्फिटामिन इंटरेक्ट जनरल एगोनिस्ट रीअपटेक इनहिबिटर आल्सो रिलीजेस स्टोरेड कैटेकोलामीन्स। इनमें जो है वो 3 आते हैं, एक एम्फिटामिन, एक कोकेन और एक एफेड्रीन। ठीक है, ACE। ठीक है, तो ये जो एम्फिटामिन है ये इंटरेक्ट जनरल एगोनिस्ट है, ये रीअपटेक इनहिबिटर है। ठीक है, और आल्सो रिलीजेस स्टोरेड कैटेकोलामीन्स। ठीक है, कैटेकोलामीन्स को ये रिलीज़ करवाता है। कैटेकोलामीन्स में आ जाते हैं ये नोरेपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन। ठीक है, उनको ये रिलीज़ भी करवाएगा। रीअपटेक इनहिबिटर भी है, उनका रीअपटेक भी मतलब इनहिबिट कर देगा। तो एक तरह से ये जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनका इंटरेक्ट जनरल एगोनिस्ट बन गया है। इंटरेक्ट इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करते, किसी और तरीके से ये कैटेकोलामीन के लेवल ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं नार्कोलेप्सी में, ओबेसिटी में और ADHD में। तो ADHD जो है वो ज़्यादातर बच्चों में होती है। तो ये साइकेट्रिक डिजीज़ है, इसमें है दी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो उसके बाद है कोकेन, ये भी इंटरेक्ट जनरल एगोनिस्ट है, रीअपटेक इनहिबिटर है, कोजेज वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड द लोकल एनीस्थीसिया, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है और लोकल एनीस्थीसिया। क्वेश्चन व्हेन गिविंग बीटा ब्लॉकर इफ़ कोकेन इंटॉक्सिकेशन इज सस्पेक्टेड। ठीक है, अगर हमें कोकेन की इंटॉक्सिकेशन सस्पेक्टेड है तो हमने बीटा ब्लॉकर नहीं देना। अनअपोज्ड अल्फ़ा 1 एक्टिवेशन, क्योंकि अगर हम बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो अल्फ़ा 1 की जो है वो एक्टिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगी, अनअपोज्ड हो जाएगी, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा और कोरोनरी वेजोस्पैज़म्स हो जाएंगे। कॉजेज माइड्रियसिस इन आइज़ विद इंटैक्ट सिंपैथेटिक इनर्वेशन। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो आइज़ में माइड्रियसिस करवानी है। ठीक है, इंटैक्ट सिंपैथेटिक इनर्वेशन यूज टू कंफर्म हॉर्नर सिंड्रोम।
तो ये हॉर्नर सिंड्रोम को कंफर्म करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। एफेड्रीन इज़ दी इंडायरेक्ट जनरल एगोनिस्ट, ये भी इंडायरेक्ट जनरल एगोनिस्ट है। रिलीजेज स्टोरेड कैटेकोलामीन्स। ये जो इंडायरेक्ट एगोनिस्ट होते हैं ये डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे तो एक्ट नहीं करते, लेकिन ये इंडायरेक्ट वेज से जो है वो कैटेकोलामीन्स के लेवल को ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि एम्फेटामीन ने क्या किया था कि एक तो रीअपटेक इनहिबिटर था ये, और इसने सोलिड कैटेकोलामीन्स को भी रिलीज़ करवाया। कोकेन ने जो है कोकेन सिर्फ रीअपटेक इनहिबिटर है, और एफेड्रीन जो है वो सोलिड कैटेकोलामीन्स को रिलीज़ करवा रहा है। इसको हम यूज़ करते हैं नेज़ल डीकंजेशन के लिए स्यूडो एफेड्रीन की फॉर्म में, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में यूज़ करते हैं, और इसको हम हाइपोटेंशन में भी यूज़ कर लेते हैं। फिजियोलॉजिक इफेक्ट्स ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स। ठीक है, नोरेपिनेफ्रीन इंक्रीजेज सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक प्रेशर एज अ रिजल्ट ऑफ अल्फा 1 मीडिएटेड वेजोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो नोरेपिनेफ्रीन जो है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को इंक्रीज़ करवा देता है, क्योंकि ये अल्फ़ा 1 के ज़रिए अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करके जो है वो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है, जिसकी वजह से मीना आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, मीना आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होगा, और फिर रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, और फिर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिवली। हाउएवर आइसोप्रोटेनॉल रियरली यूज्ड एज अ लिटिल अल्फा फैक्ट बट कॉजेज बीटा 2 मीडिएटेड वेजोडायलेशन। लेकिन जो आइसोप्रोटेनॉल है जिसको हम रियरली यूज़ करते हैं, इसका जो है वो अल्फ़ा फैक्ट बहुत ही लिटल होता है, तो ये बीटा 2 मीडिएटेड वेजोडायलेशन करवाता है। ठीक है, जिसकी वजह से मीन आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ करेगा और हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा थ्रू द बीटा 1 एंड द रिफ्लेक्स एक्टिविटी। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे टू ड्रग्स को उन्होंने कंपेयर किया है, एक नोरेपिनेफ्रीन है और एक आइसोप्रोटेनॉल है। तो नोरेपिनेफ्रीन ने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को अल्फ़ा 1 मीडिएटेड वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से इंक्रीज़ करवाया था, जिसकी वजह से मीन आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो गया और फिर रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसके रिस्पॉन्स में जो है वो कंपोजिशन के तौर पे फिर ब्रेडिकार्डिया होता है। हाउएवर जो आइसोप्रोटेनॉल है इसका अल्फ़ा फैक्ट जो है वो बहुत ही लिटल होता है, तो इसने वेजोडायलेशन करवाई, बीटा 2 मीडिएटेड वेजोडायलेशन, जिसकी वजह से मीन आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ हो गया और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है इसमें। ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ है लेकिन हार्ट रेट इसमें इंक्रीज़ है थ्रू बीटा 1 एंड रिफ्लेक्स एक्टिविटी की वजह से भी, और बीटा 1 की जो है वो इसमें, क्योंकि हमने आइसोप्रोटेनॉल का पढ़ा था कि ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों के दोनों रिसेप्टर्स पे इक्वली अफेक्ट कर रहा होता है, तो इसने जो है वो पहले बीटा 2 मीडिएटेड वेजोडायलेशन करवाई, तो फिर हाइपोटेंशन होने लगी थी क्योंकि मीन आर्टीरियल प्रेशर भी डिक्रीज़ हो गया था। फिर इसने रिफ्लेक्स के तौर पे जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया अपने बीटा 1 के थ्रू। ठीक है, बीटा 1 एक्टिविटी के थ्रू। अब यहाँ पे जो है ये चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने 3 ड्रग्स को कंपेयर किया हुआ है, नोरेपिनेफ्रीन को, एपिनेफ्रीन और आइसोप्रोटेनॉल। ठीक है, तो नोरेपिनेफ्रीन का सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाया हुआ है और ब्लड प्रेशर, फिर उसके बाद हार्ट रेट पे दिखाया हुआ है और फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे दिखाया हुआ है। अब नोरेपिनेफ्रीन का जो एक्शन है वो अल्फ़ा रिसेप्टर्स पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द बीटा रिसेप्टर्स, जबकि एपिनेफ्रीन का बीटा रिसेप्टर्स पे एक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी अल्फ़ा रिसेप्टर्स, और आइसोप्रोटेनॉल का बीटा 1 पे और बीटा 2 पे इक्वली इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जौन सी यहाँ पे 3 बेस लाइन्स दी हुई हैं, सिस्टोलिक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर है और डायस्टोलिक है। तो जो नोरेपिनेफ्रीन है इसने सिस्टोलिक प्रेशर को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, ये काम इसने बीटा 1 के थ्रू किया है। उसके बाद इसने जो है वो मीन आर्टीरियल प्रेशर को भी इंक्रीज़ किया है बेस लाइन से थोड़ा सा, और फिर इसने डायस्टोलिक प्रेशर को भी इंक्रीज़ किया है अल्फ़ा 1 के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टोलिक, मीन आर्टीरियल प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर तीनों इंक्रीज़ हुए हुए हैं, और इसमें जो सा, और इसी वजह से फिर इसमें जो पल्स प्रेशर है वो भी वाइडनेड हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एपिनेफ्रीन को, तो एपिनेफ्रीन ने जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर को इंक्रीज़ किया हुआ है, लेकिन इतना नहीं जितना जो है वो नोरेपिनेफ्रीन ने किया था, और इसने इसी तरह से जो है वो मीन आर्टीरियल प्रेशर को भी इंक्रीज़ किया हुआ है, लेकिन इतना नहीं जितना नोरेपिनेफ्रीन ने किया था, और इसने जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर को डिक्रीज़ किया हुआ है। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर को इसने डिक्रीज़ किया हुआ है। बीटा 2 पे इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा 1, और बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो वेजोडायलेशन करवा रहे होते हैं, तो इसी वजह से इनकी जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, सिस्टोलिक इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन थोड़ा सा, मीन आर्टीरियल प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन थोड़ा सा। आइसोप्रोटेनॉल है, आइसोप्रोटेनॉल में भी इसी तरह से जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है,
और मीन आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ है और डायस्टोलिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ है। तो जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो एपिनेफ्रीन में और आइसोप्रोटेनोल में बीटा 2 के ज़रिए डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और जबकि नोरेपिनेफ्रीन में डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है अल्फ़ा 1 की वजह से। उसके बाद हम देखते हैं तो हार्ट रेट है। हार्ट रेट में जो है वो नोरेपिनेफ्रीन या रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया करवाना होता है, इसलिए हार्ट रेट यहाँ पे डिक्रीज़ड है। हार्ट रेट जो है वो एपिनेफ्रीन का इंक्रीज़ हो रहा है बीटा 1 की वजह से, और हार्ट रेट आइसोप्रोटेनोल का इंक्रीज़ हो रहा है और ये हो रहा है बीटा 1 की वजह से और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ठीक है। दो रीज़न हैं आइसोप्रोटेनोल में हार्ट रेट के इंक्रीज़ होने की, एक तो बीटा 1 है, साथ में रिफ्लेक्स भी है, ठीक है, रिफ्लेक्सिवली भी ऐसा हो रहा है। उसके बाद आता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो अनअपोज्ड अल्फ़ा 1, ठीक है, नोरेपिनेफ्रीन को देंगे तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें अल्फ़ा 1 जो है वो अनअपोज्ड हो जाता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। उसके बाद एपिनेफ्रीन में जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि इसका बीटा 2 इफेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी अल्फ़ा 1। जबकि आइसोप्रोटेनोल में जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि इसमें अनअपोज्ड बीटा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 चार्ट्स को कंपेयर कर लिया। अब जो बातें हमने पढ़ ली हैं वो नीचे भी बताई हुई हैं, ठीक है। नोरेपिनेफ्रीन का कार्डिक आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि एपिनेफ्रीन ने इंक्रीज़ करना है कार्डिक आउटपुट को और आइसोप्रोटेनोल ने बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, ठीक है। उसके बाद है हार्ट रेट। तो हार्ट रेट को नोरेपिनेफ्रीन ने डिक्रीज़ करना है, जो कि हमने डायग्राम में भी देख लिया, ठीक है। और हार्ट रेट को एपिनेफ्रीन ने इंक्रीज़ करना है और आइसोप्रोटेनोल ने तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ये भी सारा कुछ डायग्राम में वैसे ही बताया हुआ है। उसके बाद मीन आर्टीरियल प्रेशर, तो नोरेपिनेफ्रीन ने ये बहुत ही ज़्यादा कर देना है, ठीक है, और एपिनेफ्रीन ने इसको इंक्रीज़ करना है, आइसोप्रोटेनोल ने इसको डिक्रीज़ कर देना है। ये चीज़ भी डायग्राम में हमने देखी। और पल्स प्रेशर को अगर हम देखें तो पल्स प्रेशर तीनों में ही इंक्रीज़ होना है, लेकिन सबसे ज़्यादा पल्स प्रेशर जो है वो हम डायग्राम में भी देख सकते हैं वो आइसोप्रोटेनोल का है, क्योंकि इसका सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है और डायस्टोलिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहा है। तो वाइड पल्स प्रेशर यानी अगर डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का डिफरेंस ज़्यादा हो जाए तब पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आइसोप्रोटेनोल का है, इसलिए इसका पल्स प्रेशर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है ये ब्लड प्रेशर और एपिनेफ्रीन, ठीक है, बिफोर अल्फ़ा ब्लॉकेड एंड आफ्टर अल्फ़ा ब्लॉकेड। तो यहाँ पे जो है वो एपिनेफ्रीन को फिनाइलेफ्रीन के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो 2 ड्रग्स को कंपेयर किया हुआ है, एपिनेफ्रीन और फिनाइलेफ्रीन को, और बताया हुआ है कि अगर हम इनको अल्फ़ा ब्लॉकर करवाएंगे यानी अल्फ़ा ब्लॉकर देंगे तो उससे पहले क्या होगा और अल्फ़ा ब्लॉकर को देने के बाद क्या होगा। तो एपिनेफ्रीन को बिफोर अल्फ़ा ब्लॉकर तो हमने पहले भी देख लिया ऊपर वाले डायग्राम में कि इसने जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर को इंक्रीज़ करना है, मीन आर्टीरियल प्रेशर को इसने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है और डायस्टोलिक प्रेशर को इसने थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देना है। इसका बीटा 2 इफेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी अल्फ़ा 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो नेट प्रेशर इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अल्फ़ा ब्लॉकर दे दें तो अनअपोज्ड बीटा 2 इफेक्ट होता जाएगा, जिसकी वजह से जो इसका नेट इफेक्ट है वो डिप्रेसर आएगा, नेट डिप्रेसर इफेक्ट, यानी मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो एट दी एंड जो है उसका रिज़ल्ट जो आ रहा है वो डिप्रेसिव इफेक्ट है, यानी कि वो डिक्रीज़ हो रहा है, जबकि बिफोर अल्फ़ा ब्लॉकेट जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ा ब्लॉकेट के बाद हमने देखा कि इसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम इंक्रीज़ हो रहा है, और इसमें जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि अनअपोज्ड बीटा 2 इफेक्ट है। अब हार्ट रेट जो है उसमें हमने देखा कि बीटा 1 की वजह से हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और अगर हम अल्फ़ा ब्लॉकर देंगे तो फिर हार्ट रेट पहले इंक्रीज़ होगा और बाद में डिक्रीज़ होने लगेगा। तो ये है बीटा 1 और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ठीक है। बीटा 1 की वजह से जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा और बाद में रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया की वजह से भी, ये 2 वजूहात बनती हैं, ठीक है, अल्फ़ा ब्लॉकर के बाद हार्ट रेट के इंक्रीज़ होने की।
उसके बाद हम देखते हैं फेनाइलनेफ्रीन को। तो फेनाइलनेफ्रीन में बिफोर अल्फ़ा ब्लॉकर हम देखते हैं तो इसमें सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मीन आर्टीरियल प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है और डायस्टोलिक प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और नेट इफेक्ट जो है वो प्रेशर है, ठीक है, डिप्रेसर नहीं है, यानी कि मीन आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। अल्फ़ा ब्लॉकर जब हम दे देंगे तो फिर इसमें भी सेम यही चीज़ है, तीनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है, लेकिन मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू बिफोर अल्फ़ा ब्लॉकेड। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सप्रेशन ऑफ प्रेशर अफेक्ट, प्रेशर अफेक्ट पहले ज़्यादा था क्योंकि मीन आर्टीरियल प्रेशर पहले ज़्यादा था। अब मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है लेकिन पहले जितना ज़्यादा नहीं रहा, तो यहाँ पे सप्रेशन हो गई है प्रेशर अफेक्ट की। हार्ट रेट जो है वो फेनाइलनेफ्रीन का बिफोर अल्फ़ा ब्लॉकेड डिक्रीज़ हो रहा है रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया की वजह से, और अल्फ़ा ब्लॉकेड को देने के बाद भी हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अब जो डिक्रीज़ हो रहा है वो उतना डिक्रीज़ नहीं हो रहा जितना पहले डिक्रीज़ हो रहा था। Epinephrine response exhibits reversal of the mean arterial pressure from the net increase, the alpha response to the net decrease, the beta 2 response। यानी कि जो पहले नेट इंक्रीज़ हो रहा था क्योंकि अल्फ़ा रिस्पॉन्स था, लेकिन जब अल्फ़ा ब्लॉकर दे दिया तो नेट डिक्रीज़ हो रहा था क्योंकि अब बीटा 2 रिस्पॉन्स है। फेनाइलनेफ्रीन रिस्पॉन्स इज सप्रेस्ड बट नॉट रिवर्स्ड, ठीक है। एपिनेफ्रीन का जो रिस्पॉन्स है वो रिवर्स हुआ है, पहले इंक्रीज़ था अब डिक्रीज़ हो गया, पहले प्रेशर अफेक्ट था अब डिप्रेशर अफेक्ट है, तो इसमें जो है वो रिवर्सल हो गई है। लेकिन फेनाइलनेफ्रीन के रिस्पॉन्स में जो है वो रिवर्सल नहीं हुई बल्कि सिर्फ सप्रेशन हुई है। इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि फेनाइलनेफ्रीन रिस्पॉन्स इज सप्रेस बट नॉट रिवर्स्ड बिकॉज इट इज़ अ प्योर अल्फा एगोनिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये प्योर अल्फा एगोनिस्ट लैक्स बीटा एगोनिस्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें बीटा के एगोनिस्ट प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी नहीं है, तो ये प्योर अल्फा एगोनिस्ट है, इस वजह से इसमें रिवर्सल नहीं हुई, इसके इफेक्ट्स के बस सप्रेशन हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं सिम्पैथोलिटिक्स को, ठीक है। सिम्पैथोलिटिक्स में आते हैं अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट। तो अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट में जो आते हैं वो है क्लोनिडीन और गुआनफेसिन, अल्फ़ा मिथाइल डोपा और टिज़ेनिडीन, ठीक है। इसको कैट के नाम से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सिम्पैथोलिटिक्स जो है वो कैट, ठीक है, कैट मतलब क्लोनिडीन और गुआनफेसिन जो है वो पहले आ जाएंगे। ए से जो है वो अल्फ़ा मिथाइल डोपा है, टी से फिर टिज़ेनिडीन है, ठीक है। तो क्लोनिडीन और गुआनफेसिन जो है वो हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, ठीक है, लिमिटेड सिचुएशंस, और ADHD में, टॉरट सिंड्रोम में, सिम्पटम कंट्रोल इन ओपियोइड विड्रॉल। ये सारी जो कंडीशंस हैं ADHD से लेके ओपियोइड विड्रॉल वाली, ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो साइकेट्रिक कंडीशंस हैं। इसमें जो है वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जो है वो एक सिस्टेमिक कंडीशन है, ठीक है, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इसके हैं CNS डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हर चीज़ को इसने डिप्रेस कर देना है। CNS डिप्रेशन है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट को भी डिप्रेस कर दिया, हाइपोटेंशन है यानी ब्लड प्रेशर को भी डिप्रेस कर दिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी है, मायोसिस है, ठीक है, रीबाउंड हाइपरटेंशन विद अब्रप्ट सेसेशन है, अगर हम इसकी अब्रप्ट सेसेशन कर दें तो फिर रीबाउंड हाइपरटेंशन हो सकती है। उसके बाद आता है अल्फ़ा मिथाइल डोपा। अल्फ़ा मिथाइल डोपा जो है वो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं, ठीक है, और एडवर्स इफेक्ट्स में है डायरेक्ट कूम्स पॉजिटिव हीमोलाइसिस, ठीक है, ये हीमोलाइसिस करवा सकता है, ड्रग इंड्यूस ल्यूपस करवा सकता है और हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, ठीक है। एक इसमें हीमोलाइसिस है, एक इसमें ड्रग इंड्यूस ल्यूपस है और हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है। टिज़ेनिडीन में जो है वो रिलीज ऑफ स्पेसिसिटी है, ठीक है, स्पेसिसिटी के रिलीफ के लिए इसको यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स है इसके हाइपोटेंशन, वीकनेस और ज़ीरोस्टोमिया, ठीक है, या हाइपोटेंशन में, ज़ीरोस्टोमिया और वीकनेस में हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, हाइपोटेंशन है, वीकनेस और ज़ीरोस्टोमिया। उसके बाद आते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स। अल्फ़ा ब्लॉकर जो हैं वो नॉन सेलेक्टिव होते हैं और सिलेक्टिव होते हैं। जो सिलेक्टिव होते हैं वो आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं, अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव और अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव। तो नॉन सेलेक्टिव में दो आते हैं, ठीक है, पीएच वाले, एक इसमें फेनॉक्सीबेंजामीन और एक फेंटोलामीन है, ठीक है, फेनॉक्सीबेंजामीन है और फेंटोलामीन है। फेनॉक्सीबेंजामीन जो है वो इरिवर्सिबल है, ठीक है, ये फियोक्रोमोसाइटोमा में हम यूज़ करते हैं, यूज प्री ऑपरेटिवली टू प्रिवेंट कैटेकोलामीन हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर किसी पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाए, ठीक है, जो कि एक ट्यूमर है,
तो फिर हम उसको उसके लिए उसमें हम यूज़ करते हैं प्री ऑपरेटिवली, ठीक है, ऑपरेशन से पहले, टू प्रिवेंट कैटेकोलामीन हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, कैटेकोलामीन क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। फेंटोलामीन जो है वो है रिवर्सिबल है, ठीक है, फिनॉक्सीबेंजामीन जो है वो इरिवर्सिबल है, फेंटोलामीन जो है वो रिवर्सिबल है, ठीक है। गिवन टू पेशेंट्स ऑन माओ इनहिबिटर्स हुई टायरामीन कंटेनिंग फूड्स, ठीक है, जो पेशेंट्स माओ इनहिबिटर्स ले रहे हैं लेकिन साथ में वो टायरामीन कंटेनिंग फूड्स भी ले रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है, तो उनमें हम ये दे देते हैं फेंटोलामीन को। एंड फॉर द सीवर कोकेन इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, और अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने ज़्यादा कोकेन ले ली है तो उनको उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, तब भी हम फेंटोलामीन को यूज़ करते हैं, लेकिन तब ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट होती है। आल्सो यूज टू ट्रीट द नोरेपिनेफ्रिन एक्स्ट्रा पोजिशन, ठीक है, नोरेपिनेफ्रिन के एक्स्ट्रा पोजिशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इसके ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ठीक है, हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया, ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन। फिनॉक्सीबेंजामीन फियोक्रोमोसाइटोमा से याद रहेगा, और फेंटोलामीन जो है वो माओ इनहिबिटर्स में हम देते हैं, सेरोटोनिन सिंड्रोम को प्रिवेंट करते हैं, कोकेन इंड्यूस हाइपरटेंशन हम प्रिवेंट करते हैं, और हम नोरेपिनेफ्रिन की एक्सपोजिशन प्रिवेंट करते हैं। तो इसमें सारी की सारी इसमें ड्रग्स रेलिवेंट चीज़ें हैं, ठीक है। माओ इनहिबिटर्स वालों में हम प्रिवेंट कर रहे हैं, फिर कोकीन से हम कोई चीज़ हो रही है वो प्रिवेंट कर रहे हैं, फिर नोरेपिनेफ्रिन की कोई चीज़ हो रही है वो हम प्रिवेंट कर रहे हैं, तो इसमें हम कोकीन, नोरेपिनेफ्रिन और माओ इनहिबिटर्स वाले पेशेंट्स में हम ये दे रहे हैं। उसके बाद आते हैं अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव। ये जो अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स, तो इसमें है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन और टैमसुलोसिन। इनके एंड में सिन आएगा, ठीक है। तो ये यूरिनरी सिम्टम्स ऑफ बीपीएच में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बीपीएच में हम इनको यूज़ करते हैं अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स को, और पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में हम यूज़ करते थे प्रेजोसिन को, ठीक है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हाइपरटेंशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सेप्ट टैमसुलोसिन को हमने हाइपरटेंशन में यूज़ नहीं करना। फर्स्ट डोज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स ये हैं कि फ़र्स्ट डोज के साथ जो है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है, डिजीनेस और हेडेक, ठीक है। अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव में है मिडाज़ापिन है। मिडाज़ापिन जो है वो हम डिप्रेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि ये एक एंटी डिप्रेसेंट भी है, ठीक है। इसका एडवर्स इफेक्ट्स में है सडेशन, इंक्रीज इन सीरम कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज एपेटाइट। तो ये जो है ये सडेशन करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा कर देते हैं और एपेटाइट को भी इंक्रीज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स में है एसपुटोलोल, एटेनोलोल और बीटैक्सोलोल, इनके एंड में हमेशा लोल आ रहा है, ठीक है। बिसोप्रोलोल, कार्वेडेलोल, स्मोलोल, लेबिटालोल, मीटोप्रोलोल, नेडोलोल, नेबीवोलोल, पिंडोलोल, प्रोप्रानोलोल और टीमोलोल, ठीक है। इनके एंड में LOL लोल आता है। ये बीटा ब्लॉकर्स हैं। इनके एप्लीकेशन देखते हैं कि यहाँ इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। एंजीना पेक्टोरिस में यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ करेंगे और ऑक्सीजन कंजप्शन को डिक्रीज़ करेंगे। ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे ये क्वाइस ह्यूमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं, और यहाँ पे हम स्पेशली जो है वो टीमोलोल को यूज़ कर लेते हैं। हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे ये न्यूरो ह्यूमरल स्ट्रेस को ब्लॉक कर देते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डेलिटेरियस कार्डियक रिमॉडलिंग, ठीक है, एक तो न्यूरो ह्यूमरल स्ट्रेस को ब्लॉक करेंगे, प्रिवेंशन करवाएंगे, उसके बाद हम डेलिटेरियस कार्डियक रिमॉडलिंग के, ठीक है, और डिक्रीज मोर्टेलिटी, ठीक है, मोर्टेलिटी इस तरह से डिक्रीज़ होगी, ठीक है। बेंजीना पेक्टोरिस में हमने देखा कि इन्होंने हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ करना है, ऑक्सीजन कंजप्शन को डिक्रीज़ करना है। ग्लूकोमा में इन्होंने क्वाइस ह्यूमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देना है, इसमें यूज़ करेंगे हम टीमोलोल को। हार्ट फेलियर में जो है वो न्यूरो ह्यूमरल स्ट्रेस को इन्होंने डिक्रीज़ करना है, तो फिर डेलिटेरियस कार्डियक रिमॉडलिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी और मोर्टेलिटी इस तरीके से प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो यूज़ करने हैं वो बिसोप्रोलोल है, कार्बिडोलोल और मीटोप्रोलोल, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स कर्ब मोर्टेलिटी, ठीक है, BCM, बिसोप्रोलोल है, कार्बिडोलोल है और मीटोप्रोलोल है। हाइपरटेंशन में इन्होंने कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ करना है और रेनिन सिक्रीजन को डिक्रीज़ करना है ड्यू टू द बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकेड ऑन द जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। तो इन्होंने कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ कर देना है,
रेनिन की सिक्रीजन को डिक्रीज़ कर देना है, क्योंकि ये बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकेट करवाते हैं। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकेट करवाते हैं ऑन द जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। उसके बाद आता है हाइपरथायरॉयडिज्म और थायरॉयड स्टॉर्म। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म और थायरॉयड स्टॉर्म। सिम्पटम कंट्रोल। ठीक है, तो हाइपरटेंशन में हमने देखा कि कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ करना है और रेनिन सिक्रीजन को डिक्रीज़ करना है। ठीक है, ड्यू टू द बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकेट ऑन द जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, ऑन द जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। हाइपरथायरॉयडिज्म और थायरॉयड स्टॉर्म में भी हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, वहाँ पे हम स्पेशली जो है वो प्रोप्रानोलोल को देंगे। सिम्पटम कंट्रोल के लिए हम देते हैं ताकि हम हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर दें और ट्रीमर को भी डिक्रीज़ कर दें। ठीक है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में भी यूज़ करते हैं हम बीटा ब्लॉकर्स को, क्योंकि ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करते हैं, तो फिलिंग टाइम को इंक्रीज़ करेंगे, रिलीविंग ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, फिलिंग टाइम इंक्रीज़ करके ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर देते हैं। मायोकार्डियल इंफाक्शन में भी हम बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज़ करते हैं शॉर्ट टर्म, और मोर्टेलिटी को डिक्रीज़ करते हैं, क्योंकि ये कार्डियक रिमॉडलिंग को डेलिटेरियस इफेक्ट्स को प्रिवेंट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में हम इसको यूज़ करेंगे, यानी मायोकार्डियल इंफाक्शन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में हम इसको यूज़ करते हैं। सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हम बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एवी कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज़ करते हैं। क्लास 2 एंटी अरिथमेटिक्स। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 2 एंटी अरिथमेटिक्स की तरह वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये एवी कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज़ करते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं मीटोप्रोलोल और स्मोलोल। ठीक है, ये क्लास 2 एंटी अरिथमेटिक्स भी होते हैं जब हम इनको एरिथमियास के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, और ये वहाँ पे जो है वो एवी कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज़ करते हैं। इसमें स्पेशली हम यूज़ करते हैं मीटोप्रोलोल और स्मोलोल को। वेरिसियल ब्लीडिंग में भी हम बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हिपैटिक वीनस प्रेशर को ग्रेडियंट को डिक्रीज़ करते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन को भी। ठीक है, हिपैटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट को डिक्रीज़ करते हैं और पोर्टल हाइपरटेंशन को भी डिक्रीज़ करते हैं। प्रोफाइलैक्टिक यूज़ कर लेते हैं बीटा ब्लॉकर्स का। इसमें यूज़ होते हैं नेडोलोल, प्रोप्रानोलोल और कार्बिडोलोल। ठीक है, नेडोलोल है और कार्बिडोलोल है और प्रोप्रानोलोल है। इसमें जो नया है वो लेडोलोल है। प्रोप्रानोलोल और कार्बिडोलोल का नाम हमने पहले भी पढ़ लिया है। एडवर्स इफेक्ट्स इनके क्या हो सकते हैं? एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कार्डियोवैस्कुलर हो सकते हैं, उसमें ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, एवी ब्लॉक। सीएनएस इफेक्ट्स हो सकते हैं, सीजर्स और स्लीप अल्टरनेटिव्स अल्टरेशंस। ठीक है, डिसलिपिडीमिया हो सकता है मीटोप्रोलोल से, मास्ट हाइपोग्लाइसीमिया, एज़मा और सीओपीडी की एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन भी इनसे हो सकती है। जो कोलिनोमिमेटिक से भी हो सकती थी, वो इसी तरह से ये बीटा ब्लॉकर से भी हो सकती है, एज़मा और सीओपीडी की एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन। सीएनएस सिम्टम्स में सीजर्स और स्लीप अल्टरेशंस हैं। ठीक है, डिसलिपिडीमिया हो सकती है मीटोप्रोलोल के साथ, और मास्ट हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। यूज़ ऑफ बीटा ब्लॉकर्स फॉर द acute cocaine associated chest pain remains controversial due to the unsubstantiated concern for unopposed alpha adrenergic stimulation। उन्होंने कहा कि अगर कोकेन की वजह से जो है वो चेस्ट पेन हो रही हो तो हमें बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी वजह से जो है वो फिर अनअपोज्ड अल्फा एडरेनर्जिक स्टिमुलेशन होने लगेगी। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा स्टिमुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होने लगेगी और बहुत ज़्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जो कि अल्फ़ा रिसेप्टर्स करवाते हैं, और फिर ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। ये बात हमने पहले भी पढ़ी। तो हमें कोकेन वाले पेशेंट्स में जो है वो बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं सिलेक्टिविटी। तो यहाँ पे जो है वो बीटा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है। ठीक है, अब सिलेक्टिविटी ये है कि कौन से रिसेप्टर्स, कौन से जो ड्रग्स हैं वो बीटा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट हैं, कौन से नॉन सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट हैं, और कौन से जो है वो नॉन सिलेक्टिव अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्ट हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट जो हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सिलेक्टिविटी जो है वो आप देखते हैं। सिलेक्टिविटी में हमने देखा कि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं उनकी तरह से जो है वो टाइप्स बनी हुई हैं। एक इसमें बीटा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, यानी कि बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें जो आ रहे हैं वो है एस्पुटोलोल पार्शियल अगोनिस्ट, एटेनोलोल, बिटॉक्सोलोल और बीजोप्रोलोल। ठीक है, ए वाले और बी वाले भी दो हो गए, स्मोलोल और मीटोप्रोलोल। Selective antagonists mostly go from A to M, beta 1 with the first half life of alphabet। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा
कि ए से एम तक उन्होंने जाना है, 2 ए हैं 2 बी हैं। इसमोलोल और मीटोप्रोलोल तो हमें वैसे ही याद रहेंगे। नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, ठीक है, यानी कि वो ब्लॉकर्स जो बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स पे इक्वली एक्ट करते हैं। इसमें आते हैं नेडोलोल, पिंडोलोल, प्रोप्रानोलोल एंड टीमोलोल, ठीक है। पिंडोलोल और टीमोलोल हमें वैसे ही याद रहेंगे, दोनों मिलते हुए नाम हैं। बाकी इसमें नेडोलोल है और प्रोप्रानोलोल है, तो ये हमने पहले भी नाम पढ़े हैं, तो ये भी हमें याद रहेंगे। नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट मोस्टली गो फ्रॉम एन टू जी, ठीक है। तो ए से एम तक जो है वो सेलेक्टिव हैं, ठीक है, सेलेक्टिव बीटा 1 है, ठीक है। तो वो ए से एम तक थे, ठीक है, जबकि नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट जो हैं वो एन से जी तक हैं, ठीक है, एन से जी तक है। बीटा 2 विच सेकेंड हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फ़ाबेट, ठीक है, जी तक, ठीक है। एन पिंडोलोल, प्रोप्रानोलोल और टी, ठीक है। जो टी है, जी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उन्होंने नॉन सेलेक्टिव को नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट कर दिया है और एन टू जी इस तरह से इन्होंने याद रखा है। नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्ट, कुछ बीटा ब्लॉकर्स ऐसे हैं जो साथ में अल्फा रिसेप्टर्स पे भी नॉन सेलेक्टिवली एक्ट कर देते हैं। तो इनमें आता है कार्बिडोल और लेबिटालोल, ये नाम भी हमने बहुत पढ़े हैं। नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड द बीटा एंटागोनिस्ट है मॉडिफाइड सफिक्सेस इंस्टेड ऑफ ओ लोल, ठीक है। तो हमने देखा कि जो बीटा ब्लॉकर्स बाकी हैं उनकी जो भी एंड वाली सफिक्स आ रही है वो ओ लोल है, ओ से है, लेकिन जो से नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड द बीटा है उनकी मॉडिफाइड है, यानी कार्बिडोल ये आई लोल हो गया और लेबिटालोल ए लोल हो गया। तो आई और डिफरेंट वॉवल्स लगे होंगे पर ओ लोल नहीं होगा, तो ये हम निशानी लगा सकते हैं कि वो नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्ट हैं। वैसे तो इनको आसानी से ये याद भी रखा जा सकता है। कार्बिडोल और लेबिटालोल जो है वो बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले नाम है, तो इनको ऐसे भी याद रखा जा सकता है। नेबिवोलोल कंबाइंस कार्डिक सेलेक्टिव बीटा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकेड, ठीक है। कार्डिक सेलेक्टिव जो है वो बीटा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकेड को नेबिवोलोल कंबाइन करता है विद स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 3 रिसेप्टर्स, ठीक है। कार्डिक सेलेक्टिव बीटा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकेड यानी बीटा 1 ब्लॉकर्स को ये कंबाइन कर रहा है बीटा 3 रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन के साथ, यानी बीटा 3 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट के साथ। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है सिंथेस को एक्टिवेट कर देते हैं इन द वेस्कुलेचर, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेस को एक्टिवेट करेंगे इन द वेस्कुलेचर, जो कि फिर सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करेगा। तो नेबिवोलोल, ठीक है, इसने कंबाइन किया बीटा 1 ब्लॉकर्स को, ठीक है, विद बीटा 3 एगोनिस्ट, ठीक है। और बीटा 3 एगोनिस्ट जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड को इंक्रीज़ करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड में पता है कि वेजोडाइलेटर है, ठीक है, तो वेजोडाइलेशन करवाएगा, जिसकी वजह से सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स, ठीक है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस PDE inhibitors inhibit phosphodiesterase which catalyzes the hydrolysis of cyclic AMP or the cyclic GMP and thereby increase cyclic AMP and cyclic GMP। फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स जो हैं वो फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम है, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देते हैं। अगर ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट ना करें तो जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम होता है वो साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP की हाइड्रोलिसिस करवा देता है, यानी कि हम फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स देकर हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP को प्रिवेंट कर सकते हैं और ज़्यादा देर तक हम साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP के लेवल्स को जो है वो हाई रख सकते हैं। तो फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स एक तरह से CMP, CAMP और CGMP के लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। दीज इनहिबिटर्स है वेरिंग स्पेसिफिसिटी फॉर फॉस्फोडाइस्ट्रेस आइसोफॉर्म्स, ठीक है। इनकी जो इनहिबिटर्स हैं इनकी अपनी स्पेसिफिसिटी है एक, कि ये डिफरेंट फॉस्फोडाइस्ट्रेस के आइसोफॉर्म्स के साथ एक्ट करें एंड दस हैव डिफरेंट क्लिनिकल यूजेस, और इसी वजह से इनके डिफरेंट क्लिनिकल यूजेस भी हैं, ठीक है। यहाँ पे है नॉन स्पेसिफिक फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर, ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक फॉस्फोडाइस्ट्रेस की इनहिबिटर है। फिर फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स हैं, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर है, फिर एक प्लेटलेट इनहिबिटर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन स्पेसिफिक फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर को, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर में आता है थियोफाइलिन, ठीक है। थियोफाइलिन इसने क्या किया, साइक्लिक AMP के हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट कर दिया,
ठीक है, यानी कि अब साइक्लिक एएमपी डिग्रेड नहीं होगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। साइक्लिक एएमपी का अगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करवाता है, ब्रोंकोडाइलेशन होगी। यूज़ हम करते हैं सीओपीडी में और एस्थमा में, लेकिन रेयरली हम इसको यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इसके हैं कार्डियोटॉक्सिसिटी, टैकीकार्डिया करवा सकता है, एरिथमियास करवाता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी करवाता है यानी सीजर्स और हेडेक और एब्डोमिनल पेन। फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स, ठीक है, ये जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स हैं इन सारों के एंड में फिल आएगा। सिल्डेनाफिल है और वार्डेनाफिल है, टाडालाफिल है, एवानाफिल, ठीक है। इन्होंने भी साइक्लिक एएमपी हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट किया। तो साइक्लिक जीएमपी, ठीक है, साइक्लिक जीएमपी की हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट कर दिया। साइक्लिक जीएमपी के लेवल ज़्यादा हो गए, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन ज़्यादा हो गई बाय एनहांसिंग द नाइट्रस ऑक्साइड एक्टिविटी, ठीक है। जो साइक्लिक जीएमपी है ना उसमें स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो रही होगी क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। पल्मोनरी वेजोडाइलेशन हो गई एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द कॉर्पस कैवर्नोसम फिल्स द पेनिस, ठीक है। फिर से हम फिल्स द पेनिस याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, इसमें तो साइक्लिक जीएमपी की हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट करके साइक्लिक जीएमपी के लेवल ज़्यादा कर दिए, नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा हो गया, पल्मोनरी वेजोडाइलेशन हो रही है और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है टू द कैवर्नस कॉर्पस कैवर्नोसम, ठीक है। उसके बाद इसमें क्लिनिकल यूजेस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज़ करते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया दैट इज़ टाडालाफिल ओनली, टाडालाफिल को हम यूज़ कर लेते हैं बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया में। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में है फेशियल फ्लशिंग, हेडिक है, डिस्पेप्सिया, हाइपोटेंशन इन द पेशेंट्स टेकिंग नाइट्रेट्स, ठीक है, हाइपोटेंशन इन पेशेंट्स टेकिंग नाइट्रेट्स, हॉट एंड स्वेटी, देन हेडिक, हार्टबर्न, hypotension, sildenafil only, cyanopia, blue tinted vision via inhibition of the phosphodiesterase 6 in retina, ठीक है। तो इसमें जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स में है फेशियल फ्लशिंग, ठीक है, फेशियल फ्लशिंग है, हेडिक है, डिस्पेप्सिया है, हाइपोटेंशन इन पेशेंट्स टेकिंग नाइट्रेट्स, ठीक है। इसमें जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी फीलिंग वाले हैं, जैसे फेशियल फ्लशिंग, डिस्पेप्सिया और हेडिक, ये सारे फीलिंग वाले जो हैं वो इसमें एडवर्स इफेक्ट्स लग रहे हैं। हॉट एंड स्वेटी, देन हेडिक, हार्टबर्न, हाइपोटेंशन, सिल्डेनाफिल ओनली से होंगे सायानोपिया, ठीक है, हॉट एंड स्वेटी है, ठीक है, और हेडिक है, हार्टबर्न है, हाइपोटेंशन है, सिल्डेनाफिल से हो रही है सायानोपिया, ठीक है। सायानोपिया का मतलब होता है कि ब्लू टिंटेड विजन नज़र आ रही हो वाया इनहिबिशन ऑफ द फॉस्फोडाइस्ट्रेस 6 इन रेटिना, ठीक है। रेटिना के अंदर अगर हम फॉस्फोडाइस्ट्रेस 6 को इनहिबिट कर देंगे, ठीक है, तो सायानोपिया हो सकता है, ठीक है, ब्लू टिंटेड विजन जिसमें हमें ब्लू टिंटेड विजन नज़र आ रही होगी। फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर में है द रोफ्लूमिलास्ट, ठीक है, रोफ्लूमिलास्ट ये भी साइक्लिक एएमपी के लेवल्स को ज़्यादा करता है इन न्यूट्रोफिल्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ब्रोंकियल एपिथेलियम, ठीक है। सेल्स के अंदर इसने इंक्रीज़ करना है न्यूट्रोफिल्स में और ग्रैनुलोसाइट्स में और ब्रोंकियल एपिथेलियम में। इसको हम यूज़ करेंगे सीओपीडी में। तो एडवर्स इफेक्ट्स हैं एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया, ठीक है। कॉमन इसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स है एब्डोमिनल पेन और वेट लॉस तो हर एक में हो रहा होता है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी एक जैसी कैटेगरीज है, इंसोम्निया भी इनके जैसे ही कैटेगरी है। फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर, इसमें है मिलरिनॉन, ठीक है। मिलरिनॉन जो है वो कार्डियोमायोसाइट्स में जो है इसने साइक्लिक एएमपी का लेवल ज़्यादा कर दी है, तो कैल्शियम इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया, आइनोट्रोपी और क्रोनोट्रोपी जो है वो हो गई। पर अगर वेस्ट्रल स्मूथ मसल में यूज़ करें तो वहाँ भी इसने साइक्लिक एएमपी के लेवल ज़्यादा कर देने हैं, तो वहाँ पे MLC के इनहिबिशन हो जानी है, ठीक है। साइक्लिक एएमपी के लेवल ज़्यादा हो गए, MLC के इनहिबिशन हो गई, वेजोडाइलेशन हो गई, ठीक है। साइक्लिक एएमपी के जो है वो ज़्यादा हो गए लेवल्स, MLCA की इनहिबिशन हो गई, वेजोडाइलेशन हो गई और डिक्रीज इन प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर्स मिलरिनॉन है, इसने 2 जगहों पे अपना काम करना है, कार्डियोमायोसाइट्स में और एक इसने वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में। कार्डिक मायोसाइट्स में भी इसने साइक्लिक एएमपी के लेवल ज़्यादा कर देने हैं, जबकि जबकि वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में भी इन्होंने साइक्लिक एएमपी के लेवल्स ज़्यादा कर देने हैं।
और उसके अलावा जो है वो कार्डियोमायोसाइट्स के अलावा जो है ये वेस्कुलर स्मूथ मसल पे भी एक्ट करेगा, वहाँ पे भी साइक्लिक एमपी के लेवल ज़्यादा करेगा। तो एमएलसी के इनहिबिशन होगी, वेजोडाइलेशन, ठीक है, वेजोडाइलेशन करवाएगा और फिर उसकी वजह से डिक्रीज इन प्री लोड एंड आफ्टर लोड। प्री लोड और आफ्टर लोड को इसने डिक्रीज़ करना है, जबकि आइनोट्रोपी और क्रोनोट्रोपी को इसने इंक्रीज़ करना है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं एक्यूट डिकम्पोजिटेड हार्ट फेलियर विद अ कार्डियोजेनिक शॉक, जहाँ पे हमें आइनोट्रॉप की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। इसके एडवर्स इफेक्ट्स है टैकीकार्डिया और वेंटिकुलर एरिथमियाज और हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया है और वेंटिकुलर एरिथमियाज। उसके बाद देखते हैं प्लेटलेट इनहिबिटर्स को, तो इसमें एक सीलोस्टाजोल है और डाइपारिडामोल है, ठीक है, एक सीलोस्टाजोल और डाइपारिडामोल। इन प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स में साइक्लिक एमपी के लेवल ज़्यादा होंगे तो इनहिबिशन ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाती है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में यूज़ करते हैं, स्ट्रोक और द ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक प्रिवेंशन, ठीक है, विद स्पायरिन। स्पायरिन के साथ हम इनको यूज़ करते हैं ताकि हम स्ट्रोक की और TIA की प्रिवेंशन कर सकें। कार्डिक स्ट्रेस टेस्टिंग में भी यूज़ करते हैं डाइपरिडामोल ओनली ड्यू टू द कोरोनरी वेजोडाइलेशन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी स्टेंट रीस्टिनोसिस, ठीक है, कोरोनरी स्टेंट को प्लेस करने के बाद भी हम इनको यूज़ करते हैं ताकि रीस्टिनोसिस ना हो जाए, ठीक है। नोजिया, हेडिक, फेशियल फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो ये इनके हो सकते हैं। सीलोस्टाजोल इज आल्सो अ फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर, ठीक है, ये एंड में 2 लाइनें लिखी हैं कि सीलोस्टाजोल जो है वो फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर है। सीलोस्टाजोल जो है वो फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर है, बट ड्यू टू इट्स इंडिकेशंस इट इज़ कैटेगराइज्ड एज अ प्लेटलेट इनहिबिटर टुगेदर विद डाइपरिडामोल, ठीक है, ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर है, ठीक है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर है, लेकिन इसके इंडिकेशंस की वजह से हम इसको जो है वो डाइपरिडामोल के साथ रख रहे हैं प्लेटलेट इनहिबिटर की कैटेगरी में। डाइपरिडामोल इज़ अ नॉन स्पेसिफिक फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर। नॉन स्पेसिफिक फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर में हमने थियोफाइलिन का नाम पढ़ा था, लेकिन डाइपरिडामोल भी जो है वो उसके साथ ही नाम बनता था असल में। लीडिंग टू द इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, वहाँ पे इसने प्लेटलेट एग्रीगेशन की जो है वो इनहिबिशन करवानी है। इट आल्सो प्रिवेंट्स एडेनोसिन रीअपटेक बाय प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में जो है वो एडेनोसिन का जो रीअपटेक होता है उसको भी ये प्रिवेंट करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एडेनोसिन भी जाहिर है ज़्यादा हो जाएगा और वेजोडाइलेशन होगी। तो इसको जो है वो हमने जो है वो असल में नॉन स्पेसिफिक फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर की कैटेगरी में रखना था, ठीक है, और वहाँ पे इसने जो है वो इनहिबिशन करवानी थी प्लेटलेट एग्रीगेशन की, ठीक है। इट आल्सो प्रिवेंट्स वहाँ पे लेकिन हमने इसको जो है वो प्लेटलेट इनहिबिटर में इसलिए रखा है क्योंकि ये जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एंड वाले 2 हैं वो असल में ऊपर वाली ही किसी ना किसी कैटेगरी में आ रहे हैं, पर इनको अलहदा करके इसलिए लिख दिया है क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करना है, तो इसलिए इनकी एक अलहदा से कैटेगरी बना के यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आती है फार्माकोलॉजी में टॉक्सिसिटीज़ एंड एडवर्स इफेक्ट्स। इंजेस्टेड सी फूड टॉक्सिन्स, सी फूड से जो टॉक्सिन्स हम जो इंजेस्ट कर लेते हैं उससे क्या क्या जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। टॉक्सिन एक्शन इंक्लूड हिस्टामिन रिलीज़, ठीक है, टॉक्सिन जो है वो हिस्टामिन रिलीज़ करवा सकता है और टोटल ब्लॉक ऑफ सोडियम चैनल्स करवा देगा और ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल्स टू कॉज डिपोलराइजेशन, ठीक है। तो जो सी फूड वाले जो टॉक्सिन्स हैं उन्होंने जो है वो क्या क्या एक्शंस करवाने हैं, उसमें एक तो है कि इन्होंने हिस्टामिन का रिलीज़ करवा देना है, इन्होंने सोडियम चैनल का जो है वो टोटल ब्लॉक करवा देना है और इन्होंने सोडियम चैनल की ओपनिंग करवा देनी है, ठीक है, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन है, ठीक है, स्कोम्ब्रोइड पॉइजनिंग, ठीक है, टॉक्सिन है हिस्टामिन, हिस्टामिन जो है वो स्कोम्ब्रोइड पॉइजनिंग इसको हम कहते हैं। सोर्स है इसका स्पॉइल्ड डार्क मीट फ़िश, ठीक है, डार्क मीट फ़िश है स्पॉइल्ड, ठीक है, स्पॉइल्ड यानी ख़राब हो चुकी हो, सच एस टूना और माही माही, मैकरल एंड बोनीटो, ये सारी फ़िशेज़ हैं, ठीक है, इनके नाम बताए हुए हैं। अगर हम इन फ़िश का जो है वो स्पॉइल्ड यानी ख़राब हुआ हुआ डार्क मीट खा लेते हैं तो हमारे अंदर जो है वो स्कोम्ब्रोइड पॉइजनिंग या हिस्टामिन रिलीज़ बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। बैक्टीरियल हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज कन्वर्ट्स हिस्टिडीन टू हिस्टामिन, तो इसमें ये होता है कि ये जो स्पॉइल्ड डार्क मीट होता है इसके अंदर बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज,
तो वो जो है वो हिस्टीडीन को हिस्टामीन में कन्वर्ट कर देता है। इस वजह से भी हिस्टामीन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही होती है। फ्रिक्वेंटली मिस डायग्नोस्ड एज फिश एलर्जी, ठीक है, तो इसको भी फिश एलर्जी से मिस डायग्नोज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे असल में ये है कि फ़िश एलर्जी से जो कंडीशन मैच कर रही है वो ये है कि बैक्टीरिया भी ये काम करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बैक्टीरिया फ़िश के अंदर आएगा और इस तरह नहीं है, बल्कि यहाँ पे बताया है कि बैक्टीरिया यानी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें जो है वो बैक्टीरियल का एंजाइम है हिस्टीडीन डी कार्बोक्सिलेज, जो हिस्टीडीन को हिस्टामीन में कन्वर्ट करवा देता है। तो इसको भी हम फ़िश एलर्जी समझ लेते हैं, असल में ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो ये वाली बात सही है, पहले वाली जो चीज़ मैं समझी थी वो गलत है। सिम्टम्स में है मिमिक्स एनाफाइलेक्सिस, ठीक है, ये एनाफाइलेक्सिस को मैच कर रहे हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं, ओरल बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन हो रही होगी, फेशियल फ्लशिंग, अरिथमा, टिकारिया, इचिंग में प्रोग्रेस टू दी ब्रोंकोस्पैज्म, एंजियोडीमा और हाइपोटेंशन। तो इसके जितने भी सिम्टम्स हैं वो एनाफाइलेक्सिस को मैच कर रहे हैं। ट्रीटमेंट में हम एंटीहिस्टामिन देंगे, एल्बुटारॉल देंगे विद और विदाउट एपिनेफ्रीन, ठीक है, एंटीहिस्टामिन देंगे, एल्बुटारॉल देंगे विद और विदाउट एपिनेफ्रीन, ठीक है। उसके बाद आता है टेट्रोडोटॉक्सिन, ठीक है, टेट्रोडोटॉक्सिन, ठीक है, इसका सोर्स है पफर फिश। ये हमें जो है वो पफर फिश से मिलेगा, ठीक है, वहाँ से ये हमें इन्फेक्ट करता है ये टॉक्सिन, ठीक है। और इसका एक्शन ये है कि इसने जो है फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को बाइंड कर लेना है जो कि नर्व टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे इसने डिपोलराइजेशन को इस तरीके से प्रिवेंट कर देना है, ठीक है। और सिम्टम्स इसके नोज़िया, डायरिया, पेरिस्थीजिया, वीकनेस, डिजीनेस, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस है। ट्रीटमेंट हम इसकी सपोर्टिव कर देते हैं। सिग्वा टॉक्सिन जो है वो रीफ फिश सच एज ब्राकूडा, स्नैपर एंड द मोरे ईल, जो रील फिश होती है वो ये सिग्वा टॉक्सिन उसके अंदर से आता है, ठीक है। ये टॉक्सिन जो है ये हमारे सोडियम चैनल्स को ओपन कर देता है और डीपोलराइजेशन जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। सिम्टम्स इसके नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेरिओरल नंबनेस, रिवर्सल ऑफ द हॉट एंड द कोल्ड सेंसेशंस, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड सेंसेशंस के रिवर्सल है। ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक और हाइपोटेंशन, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट ब्लॉक है और हाइपोटेंशन है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी सपोर्टिव है। एज रिलेटेड चेंजेस इन फार्माकोकाइनेटिक्स, एजिंग अल्टर्स द पैसेज ऑफ ड्रग्स थ्रू द बॉडी एंड स्टैंडर्ड डोजेस कैन रिजल्ट इन इंक्रीज प्लाज्मा कंसनट्रेशंस, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि एज के साथ साथ जो हम ड्रग्स ले रहे हैं उनकी जो हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट्स हैं उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं, यानी कि जो फैक्ट यहाँ पे बताया हुआ वो ये है कि स्टैंडर्ड डोजेज़ भी बहुत ज़्यादा प्लाज्मा कंसनट्रेशंस करवा सकते हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड डोजेज़ हैं जो ड्रग्स की लेनी बनती हैं वो डोजेज़ अगर हम ओल्डर पीपल को देने लग जाएं तो उससे उनमें जो है वो इंक्रीज प्लाज्मा कंसनट्रेशंस हो सकती हैं। ओल्डर पेशेंट्स ऑफन रिक्वायर रिड्यूस डोजेस टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी, इसी वजह से ओल्डर पेशेंट्स को हम रिड्यूस डोजेस देते हैं ताकि हम टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट कर सकें। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मोस्टली अनअफेक्टेड, एब्जॉर्प्शन तो इन पेशेंट्स में जो है वो अनअफेक्टेड है, यानी उनमें उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्रीज इन टोटल बॉडी वाटर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में हम अगर हम देखें तो ओल्डर पीपल का टोटल बॉडी वाटर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो डिक्रीज़ इन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, जब टोटल बॉडी वाटर ही कम हो गया तो समझ लो कि जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी डिक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन, ठीक है, कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज इन टोटल बॉडी फैट, एजिंग के साथ साथ जो है वो टोटल बॉडी वाटर कम हो जाता है लेकिन टोटल बॉडी फैट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा ऑफ द लिपोफिलिक ड्रग्स। तो इंक्रीज़ हाफ लाइफ, तो हमने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन में हमने दो तरह के ड्रग्स को देखा है, ठीक है, क्योंकि एजिंग के साथ इसमें जो है वो टू इफेक्ट्स आते हैं। एक टोटल बॉडी वाटर कम हो जाता है, अगर टोटल बॉडी वाटर कम हो गया तो उसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया है, तो इसका मतलब ये भी है कि उनकी कंसनट्रेशन अब ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। वो ले जो ड्रग्स जो हाइड्रोफिलिक हैं उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी उनके वाटर कम हो गया। जब वाटर में पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं तो हम कहते हैं कि कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है। उसके बाद है कि टोटल बॉडी फैट ज़्यादा हो रहा है तो लिपोफिलिक ड्रग्स भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हो जाएगी, इस वजह से उनकी हाफ लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो उसके बाद हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जो है वो हिपैटिक मैथ जो है वो ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, एजिंग के साथ हिपैटिक मैथ और ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होता है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज़ हो जाएगी, हिपैटिक क्लियरेंस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, फेज़ 1 ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म इज़ डिक्रीज्ड, फेज़ 2 इज़ रिलेटिवली प्रिजर्व्ड। जो फेज़ 1 होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारे लिवर के अंदर, ठीक है, ड्रग की मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए, वो अब यहाँ पे जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, जबकि फेज़ 2 जो है वो प्रिजर्व्ड है। एस्क्रिएशन है, रीनल मैथ्स और ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज़ हो जाता है, तो रीनल क्लियरेंस भी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं एज के साथ साथ। ठीक है, जिस वजह से हमारे जो ड्रग्स हैं जो हम ऑल्डर पीपल में दे रहे हैं, उनकी जो बॉडी में ड्रग की कंसनट्रेशन है, ब्लड ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और उसकी एक्सक्रिएशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। इसके बाद है बियर्स क्राइटेरिया। Widely used criteria developed to reduce potentially inappropriate prescribing and harmful polypharmacy in the geriatric population। तो उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम इनअप्रोप्रिएट और हार्मफुल किस्म के ड्रग्स को जेरिएट्रिक, यानी कि वो पेशेंट जिन्हें हम स्पेशल केयर दे रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से दे रहे हैं, तो उनमें हम जो है वो डिफरेंट मेडिसिन जो हैं वो देना बंद कर सकें। इंक्लूड्स मोर देन 50 मेडिकेशन दैट शुड बी अवॉइडेड इन ओल्डर पेशेंट्स। जेरिएट्रिक पॉपुलेशन जो है उसमें ओल्डर पीपल ही ज़्यादा आते हैं क्योंकि उन्हीं को स्पेशल केयर दी जा रही होती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो 50 मेडिकेशंस आ जाती हैं बियर्स क्राइटेरिया में, जो उन्होंने कहा है कि हमें ओल्डर पीपल में अवॉइड करनी चाहिए ड्यू टू द डिक्रीज एफिकेसी, क्योंकि उनकी एफिकेसी बहुत ही कम होती है उन ड्रग्स की, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ एडवर्स इवेंट्स, और उनके एडवर्स इवेंट्स के जो रिस्क है वो इंक्रीज़ होती है। एग्जांपल्स इसमें है अल्फ़ा ब्लॉकर्स, ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन। अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो हैं वो इनमें आते हैं क्योंकि ये हाइपोटेंशन जो है वो करवा देते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स इसमें आते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं, एंटी हिस्टामीन्स और ओपियोइड्स। ठीक है, क्योंकि ये रिस्क ऑफ डेलिरियम करवाते हैं, सेडेशन, फॉल्स, कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी रिटेंशन। बेंजोडाइजेपीन्स भी इसी लिस्ट में आते हैं क्योंकि ये भी डेलिरियम, सेडेशन और फॉल्स की रिस्क इंक्रीज़ करते हैं। एनसेड्स भी इसी में आते हैं क्योंकि ये जीआई ब्लीडिंग की रिस्क इंक्रीज़ करते हैं, स्पेशली विद कॉन्कॉमिटेंट एंटीकोगुलेशन, अगर साथ में एंटीकोगुलेशन भी हुई हो। पीपीआईज भी इसी में आते हैं क्योंकि ये रिस्क ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के इन्फेक्शन की रिस्क इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे ड्रग्स जो हैं ये काफ़ी हार्मफुल हैं, तो ये ओल्डर पीपल में हमें नहीं देने चाहिए क्योंकि इनके बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद आता है स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट टॉक्सिन्स बताए हुए हैं और उनकी ट्रीटमेंट बताई हुई है। ठीक है, तो एस्टामिनोफन अगर किसी ने ले लिया है तो उसे एन एस्टाइल सिस्टीन देना चाहिए। ठीक है, रिप्लेनिशेस ग्लूटाथायोन, ठीक है, एन एस्टाइल जो हम उसको सिस्टीन देंगे, ठीक है, ये जो है ये ग्लूटाथायोन को रिप्लेनिश कर देता है। अगर जो है वो स्टाइकोजेनेस्ट्रेस इनहिबिटर्स लिए हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स लिए हैं, तो एट्रोपिन को देंगे मस्करेनिक इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए, और पैराडॉक्सामीन को देंगे निकोटीनिक इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए। एंटी मस्करेनिक और एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, अगर किसी ने एंटी मस्करेनिक और एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स ज़्यादा अमाउंट में ले लिए हैं, टॉक्सिसिटी हो गई है, तो फाइजोस्टिगमाइन को देंगे। ठीक है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, कंट्रोल हाइपरथर्मिया, और हाइपरथर्मिया को भी कंट्रोल कर लेता है। आर्सेनिक अगर किसी ने ले लिया है तो डाइमर कैप्रोल और सकीमर देते हैं। बेंजोडाइजेपीन्स में हम फ्लूमाजेनल देते हैं, हमने कई दफ़ा पढ़ा हुआ है। बीटा ब्लॉकर्स के लिए हम एट्रोपिन, ग्लूकागॉन और सलीन देते हैं। ठीक है, एट्रोपिन, ग्लूकागॉन और सलीन। कार्बन मोनोऑक्साइड में हम 100% ऑक्सीजन देंगे और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देंगे। कॉपर के लिए हम पेनिसिलामीन देंगे और ट्रायंटरीन देंगे। ठीक है, ट्रायंटीन और पेनिसिलामीन। साइनाइड में हम हाइड्रोक्सी कोबालामिन देंगे। ठीक है, नाइट्राइट्स और प्लस सोडियम थायोसल्फेट। एक तो इसमें हम देख सकते हैं हाइड्रोक्सी कोबालामिन, ठीक है, और अगर हमने नाइट्राइट्स देने हैं तो साथ में सोडियम थायोसल्फेट देना पड़ता है। डेबिगैट्रन में हमें ईडा रूसी ज्यूमब, ईडा रूसी ज्यूमब। ठीक है, डाइगॉक्सिन में हम डाइगॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रैगमेंट्स देते हैं। ठीक है, डाइगॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रैगमेंट्स। डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर्स, ठीक है, डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर्स में है पिक्साबैन। अब पिक्साबैन जो है वो एंडिक्सानेट अल्फ़ा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर्स, ठीक है, इसमें हम देंगे एंडिक्सानेट अल्फ़ा,
हिपरिन में हम देंगे प्रोटामीन सल्फेट, ठीक है। हिपरिन अगर ओवरडोज हुई है तो प्रोटामीन सल्फेट देंगे। आयरन के लिए हम देंगे डीफी रॉक्सामीन और डीफी रेसिरॉक्स और डीफी रिपरॉन। सारे ये एफ ई वाले हैं, ठीक है, डी से स्टार्ट हो रहे हैं। डीफी रॉक्सामीन है और डीफी रेसिरॉक्स है और डीफी रिपरॉन है। लेड में हम कैल्शियम डाइसोडियम देंगे, EDTA, डाइमर कैप्रोल, सकीमर और पेनिसिलामीन, ठीक है। लेड में हम देंगे कैल्शियम डाइसोडियम, ठीक है, कैल्शियम डाइसोडियम, EDTA, डाइमर कैप्रोल, सकीमर और पेनिसिलामीन। मरकरी में हम देते हैं डाइमर कैप्रोल और सकीमर, ठीक है, डाइमर कैप्रोल और सकीमर। सकीमर अभी तक हमने लेड में दे दिया, मरकरी में दे दिया और आर्सेनिक में भी दे दिया है। डाइमर कैप्रोल और सकीमर जो है वो आर्सेनिक में भी हमने दिया और मरकरी में भी हमने सेम दिया है। मिथानॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीज एजेंट होता है। इसमें हम देंगे फोमेपिजोल, ठीक है, मोर देन इथानॉल और डायलाइसिस। अगर हमारे पास इथानॉल है तो हमने फोमेपिजोल को ज़्यादा प्रेफर करना है और डायलाइसिस भी इसमें कर सकते हैं। मिथेमोग्लोबिन तो इसमें मिथाइलिन ब्लू देते हैं और विटामिन सी देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मिथोट्रिक्सेट में हम देंगे ल्यूकोवोरिन। ओपियोइड्स में हम देते हैं नैलोक्सोन। सैलिसिलेट्स में हम देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। एल्कालिनाइज यूरिन डायलाइसिस। सैलिसिलेट्स में हम देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट ताकि यूरिन को एल्कालिनाइज कर देते हैं और डायलाइसिस जो है उसमें वो भी हम कर सकते हैं। TCAs में भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, स्टेबलाइजेस कार्डिक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि TCAs जो है वो कार्डियोटॉक्सिसिटी करवा रहे होते हैं तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट दे के पहले कार्डिक सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर लेते हैं। वारफेरिन में हम विटामिन K देंगे, डायरेक्ट डिलेइड इफेक्ट होता है। PCC अगर हम दें तो ये है प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेट और ओवर FFP इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। हमने डिलेइड इफेक्ट अगर हमें वारफेरिन का है तो विटामिन K दे देंगे, पर एक्यूट अगर हमें चाहिए तो हम PCC ओवर FFP दे देंगे, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेट ओवर FFP इमीडिएट इफेक्ट होता है। ड्रग रिएक्शंस कार्डियोवैस्कुलर, तो यहाँ पे एक तरफ हमें ड्रग रिएक्शंस दिए हुए हैं और कॉजल एजेंट्स बताए हुए हैं कि कौन से ड्रग्स ये वाला ड्रग रिएक्शन करवाते हैं। तो ड्रग रिएक्शन में पहला है कोरोनरी वेजोस्पैज्म, तो ये करवा सकता है कोकेन, एम्फेटामीन्स, सुमाट्रिप्टैन और एर्गोट एल्कालॉइड्स। केस के नाम से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। कोकेन है, एम्फेटामीन है और सुमाट्रिप्टैन्स हैं और इसमें एर्गोट एल्कालॉइड्स है, ठीक है। कोकेन है, एम्फेटामीन्स और सुमाट्रिप्टैन और एर्गोट एल्कालॉइड्स। कुटेनियस फ्लशिंग, ठीक है, कुटेनियस फ्लशिंग जो है वो वैंकोमाइसिन, एडेनोसिन, नियासिन, ठीक है, वैनसन के नाम से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक वैंकोमाइसिन है, एडेनोसिन है, नियासिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एक्इनोकैंडिन्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, ठीक है। नाइट्रेट्स फ्लश्ड फ्रॉम वैनसन, ठीक है। वैंकोमाइसिन इन्फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, वैंकोमाइसिन इन्फ्यूजन रिएक्शन फॉर्मली कॉल्ड द रेडमैन सिंड्रोम। वैंकोमाइसिन को इन्फ्यूज़ करने से जो रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, उस रिएक्शन को हम पहले कहते थे रेडमैन सिंड्रोम। रेट डिपेंडेंट फ्यूजन रिएक्शन टू वैंकोमाइसिन कॉजिंग वाइड स्प्रेड प्लूरेटिक एरिथमा ड्यू टू द हिस्टामिन रिलीज, ठीक है। वैंकोमाइसिन के इन्फ्यूजन से जो है वो वाइड स्प्रेड जो है वो प्लूरेटिक एरिथमा हो जाता है। एरिथमा जो है वो रेडनेस को कहते हैं और प्लूरेटिक का मतलब कि इचिंग करवाने वाला रेडनेस हो जाती है और ये हो रही होती है हिस्टामिन के रिलीज़ की वजह से। मैनेज विद द डाइफेनहाइड्रामीन स्लोअर इन्फ्यूजन रेट, डाइफेनहाइड्रामीन से हम इसको मैनेज कर सकते हैं जो कि एंटी हिस्टामिन है और इसका इन्फ्यूजन रेट जो है वो स्लो होता है। इन्फ्यूजन रेट हमें अगर हम स्लो करें तो भी हम मैनेज कर सकते हैं, तो मैनेज करने में हम इन्फ्यूजन रेट को स्लो कर देंगे और डाइफेनहाइड्रामीन एंटी हिस्टामिन दे देंगे। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, तो ये होती है अल्कोहल की वजह से। एंथ्रासाइक्लाइंस, डॉक्सोरियोबिसिन, डोनोरियोबिसिन प्रिवेंट विद द डेक्साजोक्सेन और ट्रेस्टोज्यूमब, ठीक है। अल्कोहल की वजह से तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वैसे ही होती है, लेकिन एंथ्रासाइक्लाइंस जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हैं इसमें डॉक्सोरियोबिसिन और डोनोरियोबिसिन है, ठीक है, इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एंथ्रासाइक्लाइन के साइड इफ़ेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं डेक्साजोक्सेन के साथ और ट्रेस्टोज्यूमब, ठीक है। ये 3 एजेंट्स हम जो है वो उसके साथ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो रही है।
टोर्सेडिस्टी पॉइंटिस, एजेंट्स डेट प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, ठीक है, ये वो एजेंट्स हैं जिन्होंने क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देना है। एंटी अरिथमेटिक्स, एक तो इसमें एंटी अरिथमेटिक्स की क्लास 1A और 3 है। एंटीबायोटिक्स हैं कुछ इसमें मैक्रोलाइड्स और फ्लूरोक्विनोलोन्स हैं। एंटी साइकोटिक्स हैं इसमें जिप रेसिडोन। एंटी डिप्रेसेंट्स हैं इसमें TCAs। एंटी इमेटिक्स हैं इसमें ऑर्डेंसट्रॉन। एंटी फंगल्स हैं इसमें फ्लूकोनाजोल। ABCDEF, ठीक है, तो ये सारे एजेंट्स जो हैं ये QT की प्रोलोंगेशन करवा देते हैं। ए से है एंटी अरिथमेटिक्स, बी से है एंटीबायोटिक्स, सी से है एंटी साइकोटिक्स, डी से है एंटी डिप्रेसेंट्स, ई से है एंटी इमेटिक्स, एफ से है एंटी फंगल्स। ड्रग रिएक्शंस एंडोक्राइन और रिप्रोडक्टिव, ठीक है, अब हम देखने लगे हैं कि एंडोक्राइन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या जो है वो अफेक्ट्स आते हैं, ड्रग रिएक्शंस होते हैं। तो ड्रग रिएक्शंस में हम देखें एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशेंसी, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशेंसी है तो ये हो रही है HPA, ठीक है, यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस की सप्रेशन सेकेंडरी टू द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विड्रॉल, ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विड्रॉल की वजह से एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशेंसी हो सकती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो हो सकती है लिथियम के साथ और डीमेक्लोसाइक्लिन के साथ। गायनाकोमास्ट्रिया होता है कीटोकोनाजोल की वजह से, सिमेटेडीन और स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स और एंटागोनिस्ट, एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर्स, 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। हॉट फ्लैशेस हो रहे होते हैं साम्स की वजह से, ठीक है, यानी सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉडुलेटर्स। इसमें आता है टमॉक्सीफन, क्लोमिफिन और रेलॉक्सीफिन, ठीक है, टमॉक्सीफन है, क्लोनिफिन और रेलॉक्सीफिन। हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, ये होता है टैक्रोलिमस की वजह से। और प्रोटीज इनहिबिटर्स नियासिन, ठीक है, HCTZ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, यहाँ पे है कि टेक्रोलिमस है, प्रोटीज इनहिबिटर्स हैं, नियासिन है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ठीक है, और HCTZ को देख लेते हैं। इसके बाद है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, ठीक है, यानी कि प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो ये हो सकता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक से यानी हेलोपेरिडोल से, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक से यानी रिस्पेरिडोन से, और मीटोक्लोप्रामाइड से, ये एंटीमेटिक एजेंट होता है, मिथाइल डोपा से और एसरिजरपीन से, ठीक है, प्रेजेंट्स विद हाइपोगोनाडिज्म, ठीक है, हाइपोगोनाडिज्म के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो रहा होगा। इनफर्टिलिटी होगी, एमेनोरिया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, गलेक्टोरिया के साथ पेशेंट अगर प्रेजेंट हो रहा है और उसने रिसेंटली कोई जो है वो एंटीसाइकोटिक लिया है या मीटोक्लोप्रामाइड या मिथाइल डोपा या रेजरपीन लिया है, तो हमारे ज़हन में आना चाहिए कि इसको हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो गया है। हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकती है मियोडारोन से, आयोडीन से और लिथियम से और क्या हो रहा था, डायबिटीज इंसिपिडस। हाइपोथायरॉयडिज्म ये भी अमियोडारोन से हो सकती है और लिथियम से हो सकती है, तो लिथियम से हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों हो रहे हैं, अमियोडारोन से भी ये दोनों हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन लिथियम से इसके अलावा डायबिटीज इंसिपिडस भी हो रहा है। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सेक्रीजन है, इसमें कार्बामेजेपिन है, साइक्लोफॉस्फामाइड और SSRI है, ठीक है, तो ये जो C वाले हैं कार्बामेजेपिन, साइक्लोफॉस्फामाइड और SSRI जो है वो SIADH करवा सकते हैं। ड्रग रिएक्शन गैसोइंटेस्टाइनल, तो इसमें है एक्यूट कोलेस्टेटिक हिपेटाइटिस और जॉन्डिस, ठीक है, कोलेस्टेटिक हिपेटाइटिस और जॉन्डिस जो है वो मैक्रोलाइड्स की वजह से हो सकता है जिसमें एरिथ्रोमाइसिन भी आता है। डायरिया जो है वो कैम्प्रोसेट, एंटी डायबिटिक एजेंट्स लाइक अकारबोस, मेटफॉर्मिन और प्रेमलिनटाइड, ठीक है, कॉल्चिसिन, ठीक है, कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स, लिपिड लोवरिंग एजेंट्स लाइक एजिटिमाइब एंड ऑलिस्टैट, ठीक है, मैक्रोलाइड्स एरिथ्रोमाइसिन से भी डायरिया हो रहा है। SSRI और कीमोथेरेपी में आयरिनोटिकैन, ठीक है, तो ये डिफरेंट बहुत से ड्रग्स हैं जो डायरिया करवा रहे हैं। फोकल टू मैसिव हिपैटिक नेक्रोसिस, ठीक है, हिपैटिक नेक्रोसिस किसकी वजह से हो सकती है, हेलोथेन और अमेनिटा फेलोइडिस, डेथ कैप मशरूम, ठीक है, एक इसमें हेलोथेन है, एक इसमें डेथ कैप मशरूम है जो कि हेपेटिक नेक्रोसिस करवा सकता है। वेलप्रोएट और एस्टामिनोफन, ठीक है, हिपेटाइटिस, ठीक है, रिफेनपिन है इसमें, हिपेटाइटिस में रिफेनपिन है, आइसोनियाजिड है, पायराजिनामाइड है, स्टैटिन और फाइब्रेट्स, ठीक है, हिपेटाइटिस जो है वो
इन ड्रग से हो सकती है रिफेनपिन से, आइसोनियाजिड और पाराजिनामाइड, स्टैटिन और फाइब्रेट्स। पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है डाइडेनोसिन, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और अल्कोहल है, वेल्प्रोएट है, एजाथियोप्रीन और डायरेटिक्स में है फ्यूरोसिमाइड और HCTZ। इसको देख लेते हैं। ड्रग्स जनरेट है वायलेंट एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, ठीक है, ड्रग्स जनरेट द वायलेंट एब्डोमिनल डिस्ट्रेस। पैंक्रियाटाइटिस में है, ड्रग्स से है डाइडेनोसिन, जनरेट से है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ए से है अल्कोहल, बी से है वेल्प्रोएट, एब्डोमिनल से है एजाथियोप्रीन और डिस्ट्रेस से है डायरेटिक्स, इसमें फ्यूरोसिमाइड और HCTZ है, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें पिल इंड्यूस्ड एसोफेजिटिस, ठीक है, पिल इंड्यूस्ड एसोफेजिटिस। तो ये होता है पोटेशियम क्लोराइड से, एनसेड्स, बिसफॉस्फोनेट से, फेरस सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और फेरस सल्फेट और बिसफॉस्फोनेट्स ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं, एनसेड्स और टेट्रासाइक्लाइंस, ठीक है। पिल नॉट बेनिफिशियल फॉर फूड ट्यूब, ठीक है, पिल्स से हो गया पोटेशियम क्लोराइड, नॉट से हो गया एनसेड, बेनिफिशियल से हो गया बिसफॉस्फोनेट्स, ठीक है, फूड से हो गया फेरस सल्फेट और टेट्रासाइक्लाइंस ट्यूब। यूजली अगर एट दी एनाटॉमिक साइट्स ऑफ एसोफेजियल नैरोइंग, ठीक है, एसोफेजियल नैरोइंग की जो अपनी फिजियोलॉजिक साइट्स एनाटॉमिक साइट्स है वहाँ पे ये एसोफेजिटिस हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल नियर लेवल ऑफ एओर्टिक आर्च, कॉस्टिक इफेक्ट मिनिमाइज विद द अपराइट पोस्चर एंड एडिक्वेट वाटर इंजेक्शन। इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम जो पिल है उसको अपराइट पोस्चर में लें और हम एडिक्वेट वाटर इंजेक्शन कर लें। सीओडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस, ठीक है, तो ये कोलाइटिस की फॉर्म होती है, ये हो सकती है एम्पिसिलिन से, सिफलोस्पोरिन्स, ठीक है, और क्लेंडामाइसिन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स और पीपीआई। तो ये एंटीबायोटिक से हो रही है और पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से होती है। एंटीबायोटिक्स प्रीडिस्पोज टू द सुपर इन्फेक्शन बाय द रेजिस्टेंट क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ठीक है। तो ये जो स्यूडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस है ये आगे जाके जो है वो हमारी गट को बहुत ज़्यादा डैमेज भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग जो हैं वो अपने ही तौर पे जो है वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते रहते हैं तो उनके अंदर ये स्यूडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस हो जाती है क्योंकि जो उनकी गट में क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल होता है वो रेजिस्टेंट हो रहा होता है इन एंटीबायोटिक्स को लेने की वजह से। तो ये चीज़ तो वैसे ही याद रहेगी। पिल इंड्यूस एसोफेजिटिस भी हमें याद रहेगा क्योंकि इसका अच्छा खासा एक निमोनिक बना हुआ है। पिल्स नॉट बेनिफिशियल फॉर फूड ट्यूब, ठीक है। पैंक्रियाटाइटिस का भी बहुत अच्छा निमोनिक है। ड्रग्स जनरेट है वायलेंट एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, ठीक है। हिपेटाइटिस है तो इसमें हिपेटाइटिस में जो ड्रग्स आ रहे हैं वो हमने और भी कई जगहों पे पढ़े हुए हैं कि रिफेनपिन जो है वो हिपेटोटॉक्सिसिटी करवाता है। आइसोनियाजिड का भी हमने जगह जगह पढ़ा है और पाराजिनामाइड का भी हमने पढ़ा हुआ है। स्टैटिन्स और फाइब्रेट्स इसमें नई चीज़ है वो हमें याद रख लेनी चाहिए। तो और हमें ये भी पता है कि ये फाइब्रेट्स और स्टैटिन्स जो हैं ये लिपिड लोवरिंग ड्रग्स होते हैं तो ये हिपेटाइटिस करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फोकल टू मैसिव हिपैटिक नेक्रोसिस। तो ये हिपैटिक नेक्रोसिस बहुत ही हार्मफुल चीज़ है तो इसको हम लीवर हैवैक के नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है। H से हो गया इसमें हेलोथेन, ए से इसमें हो गया मैनेटाफेलॉइडिस, वेल्प्रोएट और एस्टामिनोफेन, ठीक है। एस्टामिनोफेन काफ़ी लोग ले रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी इस वजह से लीवर में नेक्रोसिस भी हो सकती है। तो काफ़ी लोग एस्टामिनोफेन का यूज़ करते हैं लेकिन इससे एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर किस्म का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो डायरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रग से हो रहा है, ये हमें ऐसे टेस्ट याद रखना होगा। और एक्यूट कोलोस्टेटिक जॉन्डिस और एक्यूट कोलोस्टेटिक हेपेटाइटिस और जॉन्डिस जो है वो मैक्रोलाइड से हो रहा है। एरिथ्रोमाइसिन में बहुत से लोग जो हैं वो खुद ही से यूज़ करते रहते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि इससे हेपेटाइटिस और जॉन्डिस यानी लीवर को डैमेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये ड्रग रिएक्शन हीमाटोलॉजिक, ठीक है, लेकिन ये 251 पेज है और आज की वीडियो में हमने 250 पेज तक कवर करना है तो हमारा 250 पेज तक कवर हो गया है।